नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं यूपीएससी वाला फाउंडेशन चैनल पर। मैं हूं मोहम्मद आसिम। दोस्तों, क्लास 7th की एनसीईआरटी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और आज चैप्टर नंबर 3 है। हमने अभी तक जो पढ़ा लास्ट वाले लेक्चर में, मैंने मोटे मोटे रूप से आपको चोला के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया था कि किस प्रकार से चोल जो थे वो कैसे अपने राज्य को एडमिनिस्टर करते थे। लेकिन उस चैप्टर में जब मैंने उस लेक्चर को स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक आउटलुक दिया था, एक मोटे मोटे तौर पे बताया था मेडिवल हिस्ट्री के बारे में, प्री मेडिवल पीरियड में। और मैंने आपको समझाया था कि भाई 7th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में हम वहां देखेंगे कि राजपूत रूल कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग 12th सेंचुरी के आसपास आएंगे तो इंडिपेंडेंट राजपूत रूलर्स देखने को मिलते हैं। एंड आई डिस्कस्ड अबाउट दी त्रिपटाइट स्ट्रगल ऑल्सो। मैंने आपको त्रिपटाइट स्ट्रगल जो हुई थी वो भी बताई थी, गुर्जर प्रतिहार, राजपूता और पाला, और ये तीनों लड़ रहे थे काहे के लिए? फॉर द सुप्रीमेसी ऑफ कन्नौज के लिए, है ना। और जब ये आपस में लड़ रहे हैं तो ये मैसेज होता है फॉरेन रूलर्स को, फॉरेन अटैकर्स को, कि इंडिया के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, राजा लोग आपस में लड़ रहे हैं, उनका ध्यान फॉरेन कंट्रीज के ऊपर, फॉरेन अटैकर्स के ऊपर नहीं होगा, सबसे बढ़िया टाइम है इंडिया पर अटैक कर दिया जाए। ठीक है, और यही हुआ। फिर मैंने आपको महमूद ऑफ गजनी, मोहम्मद गौरी, इन सब के बारे में बता के कहा था कि इस प्रकार से देखिए स्लेव डायनेस्टी इंडिया में सेटल हो जाती है। थोड़ा सा आपको रिकैप करा दूंगा दोबारा से ताकि आपको याद आ जाए चीजें क्या मैंने बताई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमारा चैप्टर है वो दिल्ली के ऊपर है, दिल्ली 12th to 15th सेंचुरी। अब देखो यार, ये जो 3 सेंचुरी की बात आ रही है, 12th सेंचुरी, 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी में थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे बहुत ऊपर तरीके से, बहुत ऊपरी तरीके से। तो यहां पर हमने देखेंगे कई सारी डायनेस्टीज आई, शॉर्ट लिव्ड डायनेस्टीज थी। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्लेव डायनेस्टी। तो दिल्ली सल्तनत सबसे पहले शुरू होता है। ठीक है, तो कई सारी देखेंगे, दिल्ली स्लेव डायनेस्टी हो गया, है ना। फिर उसके बाद खिलजीज का भी रूल देखने को मिलेगा, तुगलक्स भी हैं, है ना, आपको लोधीज मिलेंगे, सैयद्स मिलेंगे। ये सब लोग जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रूल करते जाते हैं। लेकिन इस चैप्टर के अंदर बहुत ही मोटे मोटे तौर पे खाली कंसेप्ट बताया गया है मेडिवल हिस्ट्री का कि क्या चल रहा था उस वक्त। ठीक है, किसी भी रूलर के डिटेलिंग्स में नहीं गए हैं, एक चीज ये ध्यान रखिएगा। तो मैं भी नहीं जाऊंगा, लेकिन लास्ट लेक्चर से चीजें करेक्ट हो जाएं, इसलिए यहां पर चीजें आपको पहले मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। पहले तो मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, जरा पहले मेरे साथ ना एक दो चीज नोट कर लीजिए। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर मेडिवल इंडिया की, समझिएगा, पहले एक मोटी मोटी चीज समझ लीजिए ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग आसान हो सके। मेडिवल हिस्ट्री को या मेडिवल इंडिया को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं अपने आसानी के लिए, अपने आप को समझने के लिए। ऐसा कहीं किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए इजीली कि यार मेडिवल हिस्ट्री 2 पार्ट्स में। एक पीरियड जो है दोस्त वो तो रहता है 1200 से लेकर 1526 का पीरियड। ठीक है ना, आई होप सब लोग इस पीरियड को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। 1206 से लेके देखिए आसपास कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू करता है, एंड 1526 यहां पर आपको समझ में आएगा। इसके बाद मुगल पीरियड की, आप मुगल पीरियड को देख रहे होंगे, है ना। तो एक पीरियड ये हो गया। दूसरा पीरियड जो है वो है 1526 से लेकर 1761 तक। बताइएगा 1761 में कौन सी वो ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी गई थी जिसकी वजह से यहां पर ये डेट इंपॉर्टेंट हो रही है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिएगा। चलिए, तो 2 पीरियड्स हैं। अब इन दोनों पीरियड में क्या एक बेसिक फर्क है, कॉन्सेप्ट समझना है। देखो दोस्त, रटना नहीं है। इस पीरियड में और इस पीरियड में क्या एक बेसिक फर्क है, बता सकता है कोई? क्या फर्क है? सिंपल सा फर्क ये है, ये जो पीरियड है ना, ये एक पीरियड है कॉन्फ्लिक्ट का। कॉन्फ्लिक्ट, इस पीरियड में आपको लड़ाइयां होते दिखेंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होते दिखेंगे। राजा जो मोनार्क होता था, जो सुल्तान होता था, उसी के अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट हो, उसी के डायनेस्टी में, उसी के एम्पायर में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज अ फेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, लेकिन ये जो फेज है ये एक पीरियड है जहां पर हम पीस देख रहे हैं, यहां पर हम रिकॉन्सिलेशन होता देख रहे हैं, यानी कि शांति है और चीजें रिकॉन्साइल हो रही हैं, एक दूसरे की बातों को समझा जा रहा है, माना जा रहा है। ठीक है ना, ये यहां पर देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये वाला जो फेज आप देख रहे हो दोस्त, ये वाला फेज, ये पीरियड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, नोट कर लीजिए, पीरियड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब आप इस बात को ध्यान में रखते हुए इस पीरियड को पढ़िएगा कि आपको इस पीरियड में कॉन्फ्लिक्ट ही देखने को मिलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल फाइट अगेंस्ट राजपूत यहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स में देखिए थे।
ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे नोबिलिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, जो राजा महाराजा होते थे उनके जो नोबिलिटीज थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था। क्यों होगा अभी आगे समझाऊंगा, ठीक है। जो मुल्ला मौलवी थे वो आपस में लड़ जाते थे, मुल्ला मौलवीज, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता था, ठीक है। तो इस तरह से समझ में ये आ रहा है कि हाँ ये जो पीरियड है इस पीरियड में आपको बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ये वाला पीरियड, पीरियड ऑफ पीस एंड रिकॉन्सिलेशन एंड कॉन्सिलेशन। कॉन्सिलेशन समझते हो गया आप, जैसे कि आर्बिट्रेशन है ना होता है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया, सेटलमेंट हो गया मतलब यहां पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिल रहे हैं, सेटलमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये दोनों का बहुत बेसिक फर्क है दोस्त, इसको याद रखना। और इसी के बेसिस को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे इस चैप्टर में हम लोग पहले ये वाला फेस पढ़ने वाले हैं, यही वाले इस वाले पीरियड को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 4 में हमको ये पढ़ना है, इसीलिए मैंने आपको ये बाइफर्केशन बता दिया ताकि अभी से आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे, ठीक है ना। तो ये चीज जो है हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है दिस इज योर चैप्टर नंबर 3, और ये जो पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में दैट विल बी चैप्टर नंबर 4, और यहां पर हम लोग मुगल पीरियड को डिस्कस करेंगे। दिल्ली सल्तनत, मुगल पीरियड, आप चाहो तो उसको भी मेंशन कर सकते हो, इफ यू वांट यू कैन राइट दिस ऑल्सो। लिख लीजिएगा कि ये जो पीरियड है ये पीरियड आपको देखने को मिल रहा है किसका, दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत। कई सारी इसमें डायनेस्टीज आती हैं, ठीक है, अभी आगे दिखाता हूं। और ये जो पीरियड है यहां पर आप देखोगे मुगल पीरियड, मुगल पीरियड। क्लियर हो गई बात, सिंपल सी बात है, छोटी बात है लेकिन मोटी बात है, क्योंकि ये जब दिमाग में आ जाएगा तो आपको मेडिवल हिस्ट्री आसान हो गई कि सर मेडिवल हिस्ट्री बहुत सिंपल है, क्या 2 पार्ट्स में। यहां से यहां तक आप देखोगे तो दिल्ली सल्तनत जिसके अंदर 5 डायनेस्टीज आपको देखने को मिलेंगी मोटी मोटी, है ना। स्लेव डायनेस्टी मिलेगी, देन आप खिलजी देखोगे, तुगलक्स को देखोगे, लोदीज को देखोगे, सैयद को देखोगे, फिर आप मुगल एम्पायर पे आ जाओगे, एंड देन इसके बाद ब्रिटिश एम्पायर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको समझा दिया ताकि एक पिक्चर आपके दिमाग में रहे। अब थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि यार क्या कैसे ये प्लॉट सेटअप होगा हमारा मेडिवल हिस्ट्री का। देखो वही एक बार फिर से लिख लो, प्री मेडिवल पीरियड, प्री मेडिवल पीरियड। अब जरा देखो, जब हम बात कर रहे हैं प्री मेडिवल पीरियड की तो मैंने आपको 2 पार्ट्स बताए थे इसमें भी। एक मैंने कहा था कि एक पीरियड होगा इंडिपेंडेंट राजपूत रूलर्स का, इंडिपेंडेंट राजपूत रूलर्स का एक आपका यहां पर आएगा सिनारियो, ठीक है। और याद करिए मैंने इसमें क्या क्या बताया था, यहां पर मैंने आपको डिस्कस कराया था अबाउट, लिख लीजिए आप चाहो तो फिर से अगर किसी ने नोट नहीं किया है, जैसे कि चंदेलाज ऑफ बुंदेलखंड, चंदेलाज ऑफ बुंदेलखंड, जैसे कि चौहान्स, ये पहले अजमेर के अराउंड थे, बाद में ये आपको दिल्ली के अराउंड देखने को मिले, है ना। फिर आप लिख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट तोमर्स, फिर उसके बाद जैसे कि परमार्स, है ना। फिर देखिए सिसोडियाज, बहुत सारे और भी थे, लेकिन मैं आपको इतना बता रहा हूं कि इंडिपेंडेंट राजपूत रूलर्स उस वक्त यहां पर रूल कर रहे थे। अगर हम 7th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के बीच की बात करेंगे तो स्टार्टिंग में तो इट वाज वेरी हार्डकोर राजपूत रूलर्स, लेकिन बाद में धीमे धीमे ये इंडिपेंडेंट राजपूत रूलर्स आ गए व्हेन वी आर कमिंग क्लोज टू 12th सेंचुरी, ठीक है। याद आ रहा है यहां तक, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले जब दिल्ली फाउंड होता है, दिल्ली, तो वो तोमर्स के अंदर होता है। सबसे पहले दिल्ली का जो फाउंडेशन होता है वो तोमर्स के अंदर होता है। चौहान जो हैं, जो उस वक्त अजमेर में थे, ठीक है, जो प्रेजेंट डे आज राजस्थान है, ये पहले अजमेर में थे, ये बाद में तोमर्स को हरा के क्या करते हैं, ये दिल्ली में आ जाते हैं चौहान्स, ठीक है ना। फिर लिख सकती है आप लेटर शिफ्टेड दिल्ली, लेटर शिफ्टेड, नोट करिएगा दिल्ली। समझाता चल रहा हूं, समझते चलिएगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक बात। अब ऑन दी अदर हैंड आइए, अब इस साइड क्या सिनारियो था जरा समझते हैं। इस साइड सिनारियो था मोहम्मद बिन कासिम का। अब जरा इसकी कहानी क्या थी, रिवाइज करा रहा हूं। मोहम्मद बिन कासिम,
अब मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद बिन कासिम जो है इसने 1712 712 में 712 एडी, एक्चुअली ये डेट वेरी करती है, कभी कभी आप ऐसा कमेंट मत करिएगा सर ये 711 होगा, ठीक है। बीडी महाजन के हिसाब से कुछ डेट डिफरेंट है, एचसी वर्मा के हिसाब से इसकी डेट डिफरेंट है, तो वेरी कर जाती है, कभी 711 712 इतना रहता है, बट आपको इतनी डेट्स पे नहीं जा रहा है। मोटा मोटा ही समझिएगा कि 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, सिंध पर इन्वेड किया। क्या किया इसने? इन्वेड्स सिंध, इन्वेड्स सिंध, ठीक है। अब जरा समझिएगा, सिंध का कमांडर था दाहिर, ये मैंने आपको बताया था। इसका कमांडर कौन था? दाहिर, इसका कमांडर था दाहिर। अगर मैंने वहां पर DHIR लिख दिया हो तो बुरा मत मानिएगा कि सर वहां DHIR लिख दिया, यहां दाहिर लिख रहा है, ठीक है, एक ही बात है। तो ये कौन था इन्वेड्स किया सिंध को? सिंध का जो कमांड जो गवर्नर था या रूलर था वो कौन था? रूलर वाज दाहिर। लेकिन जब मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया इसको, ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता, लेकिन इसको बेट्रेल कर दिया गया, धोखा मिल गया। तो मोहम्मद बिन कासिम इसको फुल्ली यहां पर कैप्चर उस वक्त नहीं कर पाया। लेकिन द प्रॉब्लम वाज कि दाहिर की जो पॉपुलैरिटी थी बहुत कम थी, उसको लोगों का सपोर्ट बहुत कम था। तो यहां पर मोहम्मद बिन कासिम ने लोगों से अपील किया दो चीजें, एक तो ये कि आप सरेंडर कर दीजिए मेरे सामने, और दूसरी बात मोहम्मद बिन कासिम ने कही कि आपको हम पूरा सपोर्ट करेंगे, आपके फेथ को रिकॉग्नाइज करेंगे। ये अरेबियन कॉन्क्वेस्ट था, ये जो कहानी मैं बता रहा हूं ये अरब का कॉन्क्वेस्ट था, अरब्स। बात समझ में आ रही है? अभी ये टर्क्स नहीं थे जो एक्चुअली फिर शुरू होते हैं इंडिया में, ये अरब। तो देखो 712 एडी में जब ये सिंध पे अटैक करता है दाहिर सिंध पे, तो सिंध यहां पर इसको ये बिट्रे हो जाता है, इसको बिट्रे कर दिया जाता है। लेकिन लैक ऑफ सपोर्ट टू दाहिर, जिसकी वजह से ये लोगों से अपील करता है कि भाई आप लोग हमें सरेंडर कर दीजिए और मैं आप लोगों की जो भी बातें हैं, जो भी आपकी जरूरतें हैं उसे फुलफिल करूंगा। दिस वॉज द सिनेरियो। लेकिन अरब्स जो हैं वो फेल कर जाते हैं टू मेक अ परमानेंट सेटलमेंट इन इंडिया। वाई? बड़ा सवाल है ये, क्यों ऐसा होता है? अरब फेल हो गए, सिंपल रीजन है, क्योंकि देखो 712 एडी में ये अटैक हो रहा है, उस वक्त राजपूत अपने चरम पे थे, राजपूत वर ऑन द क्लाइमेक्स। और जब यहां पर अटैक हुआ तो बिकॉज इंडिया में उस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या पॉलिटिकल यूनिटी बहुत तगड़ी थी, जिसकी वजह से ये आगे नहीं जा पाए। दूसरी बात, मोहम्मद बिन कासिम को बंदी बना दिया, जो नया खलीफा बना उसने मोहम्मद बिन कासिम को उठा के जेल में डाल दिया, इसकी वजह से चीजें आगे नहीं बढ़ पाई। इनफैक्ट नए खलीफा का बहुत ही इनडिफरेंट एटीट्यूड था इस सिंध की तरफ, ये डेजर्टेड रीजन था, इसकी तरफ एटीट्यूड बड़ा खराब, मतलब अजीब सा था, अरे छोड़ो यार इस जगह कौन देखे, इस वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाए, ठीक है। इसके बाद ये चीज आप समझ रहे हो ना, ये चीज हुई 712 एडी में। लेकिन अगर आप देखोगे आगे आओगे दोस्त, तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई अब यहां पर शुरू होता है महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी का सिनारियो शुरू हुआ, समझिएगा जरा। अब महमूद ऑफ गजनी, इसका एक आप इंपॉर्टेंट चीज देखिए। नाउ ही इज फाइटिंग द बैटल ऑफ वहिंद, सेकेंड बैटल ऑफ वहिंद, इंपॉर्टेंट सेकेंड बैटल थी इसकी ये, सेकेंड बैटल ऑफ वहिंद। अब इस बैटल में ये आनंद पाल के खिलाफ लड़ रहा है 1008 एडी में। अब आनंद पाल ने यहां पर कॉन्फेडरेसी बनाई, ग्वालियर की, उज्जैन, कलिंजर, इन सबको मिलाकर, इन सबकी मिलाकर कॉन्फेडरेसी बनाई। मतलब एक तो खुद ही था ये आनंद पाल, उसके अलावा इन सारे एरियाज के लोगों को अपनी मिलिट्री को जोड़ लिया कि भैया मिलकर मारेंगे यहां पर महमूद ऑफ गजनी को। लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया, समझ रहे हो। सो महमूद ऑफ गजनी इन 1008 एडी ये आ गया एंड ही इज फाइटिंग द बैटल ऑफ वहिंद। तो ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि ये आपको समझ में आए कि हाँ, इंडिया का जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी वो वीक हो गई थी, इंडिया के रूलर्स वीक हो रहे थे, इसीलिए आपको ये फॉरेन इन्वेजन देखने को मिल रहा है। और यहीं पर बात, ये ध्यान रखिएगा, सेकेंड बैटल ऑफ वहिंद इंपॉर्टेंट है, यहां पर लिख लीजिए चाहे आप यहां पर, महमूद ऑफ गजनी, महमूद ऑफ गजनी वर्सेस आनंद पाल। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? ये बैटल हुई। अब यही सब चीजें उसके मैसेजेस थे उसके लिए कि भारत में चीजें बहुत ढीली पड़ी हुई हैं। इसके बाद फिर आप देखोगे सो 17 बार वो भारत में रेड करता है, 17 टाइम्स वो इंडिया को रेड करता है, 17 टाइम्स। एंड इसका जो 16th रेड है बड़ा ही
इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस रेड में उसने सोमनाथ टेम्पल को लूट लिया था। कहानी समझ में आ रही है? महमूद ऑफ गजनी ही इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स फ्रॉम नागरकोट टू सोमनाथ। उसने प्लंडर किया इंडिया को और लूट के चला गया। उसको कभी भी यहां पर ये नहीं था कि वो यहाँ सेटल हिंदुस्तान में सेटल होना चाहता था। उसका एक वन टाइम प्रोपेगेंडा था, लूट कर चले जाना, और वो चला गया। ठीक है, लेकिन इसके बाद जब आया, इसके बाद कौन आया, प्लीज राइट, इसके बाद मोहम्मद गौरी, इसके बाद आया मोहम्मद गौरी। अब जरा समझिए, मोहम्मद गौरी का ये ऑब्जेक्टिव था कि हम भारत पे रूल करेंगे, कब्जा करेंगे। ही वांटेड टू रूल। और मोहम्मद गौरी क्या किया कि यहां पर इंडिया आया और इंडिया में आके ये अपना जो राज है वो फैलाने लगता है। ठीक है, अपना राज जो है वो फैलाने लगता है। 1173 लिख लीजिएगा, इसका आप टेन्योर लिखना चाहो तो 1173 से लेकर 1192, या फिर इनफैक्ट आप 1192 की जगह आप आगे लिखिए 1206। इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड, इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब जब ये आया तो ही वांटेड टू रूल इंडिया, इधर लिख लीजिए, वांटेड टू रूल इंडिया, भारत पे ये रूल करना चाहता था। और जब भारत में आया, ही फाइट्स टू इंपॉर्टेंट बैटल्स। इसकी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं जो ये इंडिया में आके लड़ता है। चलिए पहले इंपॉर्टेंट बैटल के बारे में लिखिए, टू इंपॉर्टेंट बैटल्स, हटे डाल दीजिए, टू इंपॉर्टेंट बैटल्स, टू इंपॉर्टेंट बैटल्स। चलिए देखिएगा, देखिए फर्स्ट बैटल की बात करेंगे तो ये है आपका फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। याद करिए, सब बता चुका हूं आपको, फिर से लिख रहा हूं ताकि रिवीजन हो जाए, क्योंकि वैसे भी किताब में कोई ज्यादा है नहीं। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, और ये लड़ी गई थी 1191 में। इस बैटल में पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई हुई थी वर्सेस मोहम्मद गौरी से। इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और मोहम्मद गौरी लॉस्ट दी बैटल। समझ में आ गया? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 में हुई। पीसी मतलब पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। मोहम्मद गौरी हार गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने गलती ये करी कि उसको मारा नहीं। ये गलती नहीं करनी चाहिए। अगर आपको एक बार मौका मिले ना दुश्मन को उखाड़ फेंकने का, तो उखाड़ फेंक देना चाहिए। यही गलती हुमायूं ने करी थी। सेम मिस्टेक वाज रिपीटेड बाय हुमायूं अगेंस्ट शेर शाह सूरी। हुमायूं को भी काड़ा मानिकपुर में मौका मिला था, शेर शाह सूरी को मार सकता था, लेकिन हुमायूं ने नहीं मारा। उसके बाद फिर उसको मौका मिला, फिर नहीं मारा। बैटल ऑफ चौसा में दोनों की आर्मीज खड़ी है तंबू लगा के आमने सामने, मार सकता था हुमायूं, फिर भी नहीं मारा। आप एक बार गलती करोगे माफी है, दो बार करोगे, तीन बार करोगे भाई, फिर आप मूर्ख कहलाओगे। अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे हो तो फिर कैसे सीखोगे? और गलतियों से सीखने वाला इंसान ज्यादा तराशा हुआ होता है, यह हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि जितना आप किसी के राय मशवरा से नहीं सीख सकते हो, उससे ज्यादा आप तब सीखोगे जब आप खुद ठोकर खाओगे। क्योंकि आपने गलती कर ली, तो अब आपको यह पता है कि यार ये काम नहीं करना है, ये काम करेंगे तो फिर ये हो जाएगा। इसलिए आप सीख जाते हो। इसलिए कहते हैं ना, जो आदमी ठोकर खाया होता है वो ज्यादा तराशा होता है, वो ज्यादा सीखा हुआ होता है। उसको पता है कब क्या करना है, क्योंकि उसको ये पता है कि कब क्या नहीं करना है। इंपॉर्टेंट ये है, समझ रहे हो? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191। इस बैटल में पृथ्वीराज चौहान जीत गया और मोहम्मद गौरी को हरा दिया। मोहम्मद गौरी ने मौका लिया, एक साल का तैयारी करी, और एक साल के बाद फिर उसने अपना सेकेंड अटेम्प्ट दिया यूपीएससी का, सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ यूपीएससी इसका। और इस वाले में देखो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होती है इस बार इसकी, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। अब सेकेंड बैटल ऑफ तराइन विच हैपेंड इन 1192, इसमें पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई फिर से होती है मोहम्मद गौरी के साथ। इस बार मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान लॉस्ट दी बैटल। लेकिन जो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन थी, ये पॉसिबल सिर्फ इसीलिए हो पाया मोहम्मद गौरी के लिए। पृथ्वीराज चौहान बहुत बहुत पावरफुल, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ताकतवर, क्या ही योद्धा था। लेकिन मोहम्मद गौरी को यहां पर हेल्प मिल जाती है, हेल्प्ड बाय रूलर ऑफ कन्नौज। कन्नौज का रूलर यहां पर इसकी हेल्प कर देता है, और उसका नाम क्या है, नोट करिएगा, जयचंद्र। कन्नौज का रूलर यहां पर इसको हेल्प कर देता है।
लेकिन अगर आप इस तरह की ब्लफिंग करोगे, इस तरह का बिट्रेल करोगे, तो उसका भुगतान आपको करना ही पड़ेगा। और ये हुआ भी। फाइनली आप देखोगे कि मोहम्मद गौरी डिफीट्स किसको? जयचंद। वो जयचंद्र को भी डिफीट कर देता है। किसमें? इन द बैटल ऑफ चंदावर। चंदावर की लड़ाई में उसने फिर इसको भी मार दिया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट बैटल है, इंपॉर्टेंट बैटल है। यहां तक कहानी समझ में आ गई। और जब ये हराता है तो भाई मोहम्मद गौरी जो है वो गद्दी पे बैठ जाता है एंड मोहम्मद गौरी बिकम्स दी सिट्स ऑन द थ्रोन। मोहम्मद गौरी वापस चला जाता है, लेकिन वो अपने स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक को जो भी प्रोविंसेस उसने जीते थे उसका गवर्नर बना दिया। यहां पर इस पिक्चर में आता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक इज दी स्लेव। ये बात इसलिए ध्यान रखने वाली है क्योंकि यही चीज अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि उस वक्त के जो मोनार्क होते थे वो अपने लड़के से ज्यादा अपने स्लेव से भरोसा करते थे, और यही कारण बन गया था नोबिलिटीज के बीच में लड़ाई होने का। मैं राजा हूं, मेरे हिसाब से नौकर है। अगर राजा मर गया, दूसरा राजा बना, दूसरा सुल्तान बना, तो वो अपने हिसाब से सर्वेंट रखेगा। और यही कारण था दोनों के नोबिलिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने का। और इसी वजह से यहाँ इस वक्त के मोनार्क जो थे ना, वो उनको गालियां भी पड़ती थी इसीलिए कि लो कास्ट के लोगों को आप हाई पोस्ट, हाई डेजिग्नेशन दे देते थे। बताता हूं अभी आगे आपको। कुतुबुद्दीन ऐबक, ही वाज द स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी, ठीक है। लेकिन देखोगे आप, आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी, लिख लीजिएगा ये लाइन, आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी, आप लोग उसको नोट कर लीजिए। मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद, इंग्लिश में लिख लिए, आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, आप लोग हिंदी में लिखिए, आप लोग हिंदी में लिख लीजिए। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी, हिंदी में लिख लीजिए, मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी डायनेस्टी से, गौरी वंश से सारे रिश्ते और नाते तोड़ दिए और खुद एक स्लेव डायनेस्टी की स्थापना भारत में करता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी, ऐबक इंग्लिश में लिख लीजिए, सीवियर्स ऑल कनेक्शन विद गौरी डायनेस्टी and establishes slave dynasty in India। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, अब मैं आपको ये पिक्चर दिखाता हूं, जरा इस पिक्चर को देखिए। आई होप ये आपको रीडेबल होगा, नहीं है तो अपनी एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। देखिए, ये मैं आपको बता रहा था, अनंगपाल तोमर्स का था, पृथ्वीराज चौहान, ये देखिए। देन अर्ली टर्किश रूलर्स, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो यहां से शुरू होता है कहानी महमूद अफगानी से, यहां से टर्किश रूलर्स शुरू होते हैं। वो अरेबियन कॉन्क्वेस्ट था, लेकिन यहां पर टर्क्स जीत जाते हैं। टर्क्स यहां पर क्यों जीते? क्योंकि अब 12th सेंचुरी आते आते आप देखोगे राजपूत वीक हो गए थे। यहां पर आप टर्क्स लिख लीजिए, अगर आप यहां टर्क्स लिख लीजिए, ये टर्क्स, समझ में आ रहा है? वो अरेबियन कॉन्क्वेस्ट था, बताया था मैंने आपको, देखिए लिखा अरब्स, ठीक है। लेकिन ये फेल कर गए, क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारे यहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। स्टार्टिंग ऑफ द 7th सेंचुरी राजपूत वर स्ट्रांग, लेकिन 12th सेंचुरी आते आते अब इंडिपेंडेंट राजपूत रूलर्स आ गए थे और वो इतने स्ट्रांग नहीं थे कि पूरे देश को कंट्रोल कर सके। इसकी वजह से फॉरेन अटैक्स जो हैं इंडिया पे स्टार्ट होते हैं, लेकिन यही रीजन था और इसलिए आप देखोगे कि जो टर्क्स थे वो इंडिया में अपना सेटलमेंट कर पाते हैं। क्लियर है यहां तक बात? स्लेव डायनेस्टी इस प्रकार से इंडिया में यहां पर स्टैब्लिश हो गई, ठीक है। और यही लिस्ट है जो रूलर्स की, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां देख लीजिए आप कि भाई पृथ्वीराज चौहान इधर हो गया। अब अर्ली टर्किश रूलर्स देखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्ततमिश, फिर रजिया, देन गयासुद्दीन बलबन। ये 4 रूलर्स हैं, इनके डिटेल में कुछ नहीं दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया गया है।
आपके इस क्लास के एनसीईआरटी में, ठीक है। तो अभी हम अपने आपको रिस्ट्रिक्ट करेंगे खाली इनकी हायरार्की पे। 1206 से लेकर 1290 तक ये चलती है यहाँ पर अर्ली टर्किश रूलर्स, जो आपकी स्लेव डायनेस्टी है। कौन कौन है इसमें? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसके बाद इल्तुतमिश, देन उसके बाद उसकी बेटी थी रजिया, देन उसके बाद गयासुद्दीन बलबन। ये लोग थे जो स्लेव डायनेस्टी को फॉर्म कर रहे थे। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी। अब खलजी वही है जो आप देखोगे रणवीर सिंह जिसने परफॉर्म किया कैरेक्टर, कौन सी मूवी थी वो, उस मूवी में उसने परफॉर्म किया है, मूवी का नाम बताइएगा। लेकिन ये चीज यहां पर हुई, जलालुद्दीन खिलजी स्टार्टिंग हुआ। जलालुद्दीन खिलजी इतना कॉम्पोनेंट नहीं था, और नोबिलिटीज बड़े परेशान थे उससे, तो भैया अलाउद्दीन खिलजी को बना दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिवल हिस्ट्री में, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी था जो मार्केट कंट्रोल के ऊपर जाना जाता है। उसने मार्केट कंट्रोल किया, उसने प्राइस कंट्रोल किया, लैंड को मेजरमेंट का एक अलग तरीका निकाल दिया। अलाउद्दीन खिलजी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हम लोग इस फेज को पढ़ोगे आगे जाके खिलजी रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग खिलजी रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानेंगे। एनसीईआरटी खोल लीजिएगा अपनी अपनी आप, ठीक है। देन तुगलक डायनेस्टी आएगी। तुगलक डायनेस्टी के लिए इंपॉर्टेंट है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स, जैसे गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ये थोड़ा पगलट टाइप का था, एंड देन फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, कभी इसको डिटेल में अगर पढ़ेंगे आगे बड़ी क्लासेस में। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक वाज अ पगलेट, इसके टाइम में भी और खिलजी के अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में भी आप देखोगे कि मुगल्स का आक्रमण बढ़ता जा रहा था, बताऊंगा आगे भी, ठीक है। देन उसके बाद सैयद आते हैं, देन उसके बाद लोधी आते हैं, एंड देन फिनिश बहलोल लोधी यहां पर इनवाइट करता है, एंड देन आगे कहानी बढ़ेगी तो यहां से आपको देखने को मिलेगा कि मुगल एम्पायर स्टैब्लिश होना शुरू हो जाता है। ये बहलोल लोधी डायनेस्टी चलती है 1526 तक। क्लियर है? ये टाइमलाइन समझ में आ गया? यही टाइमलाइन जो है मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा था, ये शुरू कर रहा था कि देखिए 1200 से लेकर 1526। एक्चुअली देखोगे तो 1206 हो सकता है, लेकिन मैंने 1200 लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको सर 1206 होना चाहिए, कुतुबुद्दीन ऐबक वहां था, मैं मान के चल रहा हूं 1200 से स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? और इसके बाद मुगल पीरियड आएगा। आई होप यहां तक बातें सबको एकदम क्लियर हो गई होंगी, और ये आपको पूरा एग्जैक्टली क्लियर होगा ये टेबल कैसी है। अब जरा यहां पर कुछ बातें जरा नोट करते जाइए ताकि हमें यहां पर एकदम समझ में आ जाए एग्जैक्टली कि क्या है ये, ठीक है। चलिए अब लिखिए पहले तो अब आप पहले यहां लिखिए दिल्ली। यस, दिल्ली। दिल्ली के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। दिल्ली जो है सबसे पहले पहला पॉइंट लिखिए कि ये कैपिटल बनती है इन द टाइम ऑफ तोमर्स, ठीक है। दिल्ली जो है वो कैपिटल बनती है तोमर्स के टाइम पे, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जो चौहान्स होते हैं, इनको हम चाहमान्स भी कहते हैं, चौहान्स डिफीट कर देते हैं तोमर्स को एंड शिफ्टेड दिल्ली, और वो दिल्ली में शिफ्ट हो जाते हैं। पहला पॉइंट, ठीक है, क्लियर। दूसरा, जैन मर्चेंट्स बहुत रहते थे इस शहर में, दिल्ली में। जैना मर्चेंट्स लिव्ड इन द सिटी, वो शहर में रहते थे एंड कई सारे मंदिर स्टैब्लिश किए, स्टैब्लिश्ड टेंपल्स, क्लियर है। एंड देन पॉइंट नंबर सी देखिएगा कि भैया एक क्वाइन चलने लगा था जिसको बोलते हैं दहलीवाल। क्वाइन मिंटिंग यहां पर स्टार्ट हो गई थी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चले, क्योंकि आपके एनसीईआरटी के पहले पेज पे यहां दिया गया है, ठीक है। तो तोमर राजपूत जो थे उनको चौहान से डिफीट कर दिया था मिड 12th सेंचुरी में। तोमर राजपूत को, ये कैपिटल तोमर्स की थी, तोमर राजपूत की थी, इनफैक्ट ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और इनको यहां पर चौहान डिफीटेड तोमर्स एंड शिफ्टेड दिल्ली, और ये हराया था 12th सेंचुरी के मिड में, समझ रहे हो। तो मतलब अब आगे बढ़ रहा है, 1206 के आगे आ गया मामला, इसलिए 1150 के आसपास आ गया, तो इसलिए यहां पर मैंने ये चीज लिख दिया, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जैन मर्चेंट्स बहुत थे उस वक्त शहर के अंदर दिल्ली शहर में, और बहुत सारे वो टेंपल्स बना रहे थे। थर्डली, एक सिक्का, एक कॉइन की मिंटिंग हो रही थी जिसको यहां पर क्या बोला जाता है, दहलीवाल बोला जाता था। अब अगर मुझे दिल्ली के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे जो इंफॉर्मेशन है वो इंस्क्रिप्शंस के थ्रू मिल जाती है, मुझे आर्कियोलॉजी के थ्रू आर्किटेक्चर के थ्रू पता चल जाएगी, है ना, कॉइन्स के थ्रू पता चल जाएगी जो चल रहे थे। हेडिंग डाल दीजिए प्लीज, गिव द हेडिंग, फाइंडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट दिल्ली।
अब कैसे हमको इंफॉर्मेशन मिलेगी जरा देखिएगा। देखो इंफॉर्मेशन मिलने का क्या तरीका, प्लीज सी। अब पहले से क्या चीजें एडजस्ट कर रही हैं, जैसे कि आपका हो गया इंस्क्रिप्शंस, हमको पता है कि ये चीजें ऑलरेडी चल रही थी, इंस्क्रिप्शन से पता चल जाता है ना। हमको पता है इंस्क्रिप्शन के अलावा कॉइन से पता चल जाता है, फिर उसके बाद हमको पता है आर्किटेक्चर से हमको पता चल सकता है कि आर्किटेक्चर आ गया, इस तरह का आर्किटेक्चर था तो ये राजा था, ठीक है, ये पता चलता है। ये तो एक नॉर्मल तरीका है, हमको दिल्ली के बारे में जैसे पता चल सकता है। लेकिन एक तरीका और था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तारीख बोलते हैं या त्वारीख बोलते हैं। अब ये तारीख क्या है और त्वारीख क्या है, प्लीज देख लीजिए जरा। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, एक तरीका तो ये है, अपार्ट फ्रॉम दिस एक तरीका और है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, तारीख या फिर त्वारीख। अब त्वारीख एक्चुअली प्लूरल वर्ड है, ये सिंगुलर वर्ड है, ठीक है, और ये एक पर्शियन वर्ड है, ठीक है, ये एक पर्शियन वर्ड है, काहे का, हिस्ट्रीज के लिए। और ये वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था पर्शियन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। बात समझना जरा बात को। देखो अगर हमको दिल्ली के बारे में जानना है तो हमारे पास क्या तरीके थे, या तो हम इंस्क्रिप्शन से पता कर लें, या तो हमें कॉइन्स मिल जाएंगे, या हमें दिल्ली में आज भी ऐसा आर्किटेक्चर मिलता है, आर्किटेक्चर मिल जाएगा। इससे हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिल्ली के लिए समझ सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन उस वक्त पर्शियन में एक वर्ड था जिसका मतलब था हिस्ट्रीज, उसको पर्शियन में तारीख बोलते थे या त्वारीख कहते थे, ठीक है। ये भी हमको दिल्ली के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। अब ये जो त्वारीख है या तारीख है, एक तरह की आप समझ सकते हैं, इनको भी लिखा जाता था, ठीक है ना। तो इसको भी लिखने वाले यहां पर लोग होते थे, ठीक है, इसको भी लिखने वाले क्या होते थे, यहां पर पीपल यूज्ड टू राइट इट, ठीक है। ये इसके ऑथर्स भी होते थे, तारीख के। और ध्यान रखिएगा ये एक पर्शियन वर्ड है और एडमिनिस्ट्रेशन में इस्तेमाल होता था तारीख। वैसे इसका मतलब क्या है, हिस्ट्रीज। तो इतिहास, हिस्ट्री, उस वक्त दिल्ली के बारे में जानना है तो आप इन तारीख या त्वारीख के थ्रू जान सकते हैं। इनके ऑथर भी होते थे जो इनको लिखते थे, हम अगर इसको पढ़ेंगे तो हम दिल्ली के बारे में जान सकते हैं। समझ में आ रहा है बात को, ठीक है। तो ये जो तारीख है या त्वारीख है, इनके जो ऑथर्स थे, इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर पहले लिख लेते हैं। देखिए अब इनके ऑथर्स के लिए आपको 4 चीजें यहां पर ध्यान रखती हैं। देखिए जरा, यहीं पर लिख दे रहा हूं। ये जो ऑथर्स थे ये शहरों में रहा करते थे, पहले चीज तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, प्लीज नोट कर लीजिए। यस, तो ये कौन थे, ये हमेशा आपको देखने को मिलेंगे जो ऑथर्स थे इसके, ये लर्नड मैन थे, बड़े पढ़े लिखे लोग थे, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, पोएट्स थे, ठीक है, सेक्रेटरीज थे। ये सारे बड़े लर्नड मैन थे। जितने भी त्वारीख लिखने वाले लोग थे, जो ऑथर्स थे त्वारीख के, वो बड़े लर्नड मैन थे, बड़े पढ़े लिखे थे, लर्नड मैन। जैसे कि बताया मैंने आपको, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, है ना, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। जैसे कि आपको मिलेगा क्या, फॉर एग्जाम्पल पोएट हो गया, है ना, जैसे कि क्या हो गया, सेक्रेटरीज हो गया, ये सब थे। अब ये जो आपके ऑथर्स थे त्वारीख के, ये लिव्ड इन सिटीज एंड मेनली इन दिल्ली। ये शहरों में रहा करते थे, मेनली दिल्ली, और हार्डली कभी ये गांव में रहते थे। हार्डली लिख लीजिएगा ये पॉइंट भी, हार्डली लिव्ड इन विलेजेस, हार्डली लिव्ड इन विलेजेस। समझिएगा जरा बात को, आप क्या बता रहा हूं, बस ये बता रहा हूं कि दिल्ली की इंफॉर्मेशन हमें और कैसे मिल सकती है। एक तरीका तो हो गया ये वाला, हमें अगर दिल्ली सल्तनत के बारे में उसको पढ़ना है तो एक तरीका तो हो गया इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, आर्किटेक्चर। लेकिन एक और स्पेशल तरीका था, वो था तारीख या त्वारीख का। अब ये जो तारीख या त्वारीख के जो ऑथर्स थे, ये बड़े लर्नड मैन थे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, कुछ पोएट्स होते थे, कुछ सेक्रेटरीज होते थे, ऐसे होते थे। और ये जो ऑथर्स थे ये शहरों में रहा करते थे। त्वारीख जो थे ये शहरों में रहा करते थे, ठीक है, और कभी गांव में ये नहीं रहते थे। इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है ना। अब इसके अलावा पॉइंट नंबर सी, ये लिखते क्यों थे, ये इसलिए लिखते थे, रोट देयर हिस्ट्रीज। अब क्यों लिख रहे हैं, ये इसलिए लिख रहे हैं हिस्ट्रीज, ताकि जो राजा उस वक्त का है उन्हें कुछ रिवॉर्ड कर देगा। तो इन लालच ऑफ रिवॉर्ड ये लोग उस हिस्ट्रीज लिख रहे थे, यानी कि तारीख लिख रहे थे, ठीक है, समझ रहे हो ना, डेट्स लिख रहे थे कि अब क्या हुआ, इस दिन क्या, इस वक्त क्या हुआ। तो ये तारीख जो है वो ये लोग लिख रहे थे, रोट देयर हिस्ट्रीज इन होप ऑफ रिवॉर्ड्स, ठीक है, ये हो रहा था। एंड पॉइंट नंबर डी आप देखोगे तो एनसीईआरटी कह रहा है कि ये लोग एडवाइस करते थे रूलर्स को 2 इंपॉर्टेंट चीजों पर, और वो इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एडवाइज्ड रूलर्स कि वो एक क्या करें, कह सकते हैं कि एक सोशल ऑर्डर को फॉलो करें,
एक आइडियल सोशल ऑर्डर को फॉलो करें, ऐसा लिख लीजिए। एडवाइस रूलर्स, रूलर्स को ये तारिक क्या एडवाइस करते थे उस वक्त के सुल्तानों को? एडवाइस रूलर्स की एक आइडियल सोशल ऑर्डर फॉलो होना चाहिए, आइडियल सोशल ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। अब ये आइडियल सोशल ऑर्डर किस चीज पे बेस्ड होगा, जरा वो देख लीजिए। ये आइडियल सोशल ऑर्डर किस चीज से बेस्ड होगा? आइडियल सोशल ऑर्डर किस चीज पे बेस्ड होगा? दो चीजों पे बेस्ड होगा। क्या 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 क्या? पहला लिखिएगा और दूसरा लिखिएगा। देखिए, पहला चीज बर्थ राइट्स, बर्थ राइट आपके एनसीईआरटी बता रहा है ये। और दूसरा आइडियल सोशल ऑर्डर किस पे डिपेंड होगा? जेंडर डिस्टिंक्शंस। अब जरा बात समझिएगा, यहां पर क्या बातें बोली जा रही है। आपको एकदम कुछ भी डिफिकल्ट बात नहीं है, आपको लगा सर ये क्या क्या बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। जो तारीख होते थे, हमने तारीख को देखा पढ़ा तो हमको समझ में आया कि ये जो तारीख होते थे, ऑथर्स होते थे, ये अब उस वक्त के रूलर्स को, उस वक्त के सुल्तानों को ये एडवाइस करते थे कि जो आपके शासन में जो सिस्टम होना चाहिए वो आइडियल सोशल ऑर्डर पे बेस्ड होना चाहिए। एक ऐसा सोशल ऑर्डर जो एकदम आइडियल हो। क्या होना चाहिए? बर्थ राइट के हिसाब से जो व्यक्ति जिस फैमिली में बिलोंग किया है, जिस फैमिली में पैदा हुआ है, वो उसी में रहे, उसको इज्जत उसी हिसाब से मिलनी चाहिए। और दूसरा जेंडर डिस्टिंक्शंस, कि भैया ऊपर वाले ने, या फिर यहां पर गॉड वाली बात आई कि गॉड ने मैन और वुमेन के बीच में डिफरेंसेस बनाए हैं। कुछ बायोलॉजिकल डिफरेंस है, कुछ सोशल डिफरेंसेस हैं, वो बने रहने चाहिए। तो ये बात जो है, मिनहाज सिराज जो उस वक्त का एक ऑथर था, उसने भी यहां पर एक्नॉलेज किया और ये चीज उसने भी कही कि जेंडर डिस्टिंक्शन होना चाहिए। कि भैया अगर कहा गया है कि मेल्स आर मोर पावरफुल देन फीमेल्स फिजिकली, तो भैया मेल ही को राजा होना चाहिए, फीमेल राजा नहीं बन सकती। लेकिन रजिया जो डॉटर थी इल्तुतमिश की, मिनहाज सिराज ने एक्नॉलेज किया कि हाँ, कि रजिया जो थी ना, वो अपने सारे भाइयों से ज्यादा एबल रूलर थी। सारे भाई उसके निकम्मे थे, उसके आगे सबसे पावरफुल थी वो अपने भाइयों में से भी, उसको बनना चाहिए था। लेकिन मिनहाज सिराज कहता है कि भैया ये जेंडर डिस्टिंक्शन था, और वो कंफर्टेबल नहीं था ये मानने के लिए कि उनका रूलर एक वुमेन है, एक क्वीन है। और यही बात उस वक्त के नोबिलिटीज को बुरी लगती थी कि भैया हमको रूल करने वाली एक औरत होगी। ये बड़ा खराब बात लगती थी। समझ में आ रहा है? तो ये जो तारीख है ये समझ में आ रहा है। हम दिल्ली के बारे में जानकारी ले रहे हैं तो हमको पता चला कि भैया उन्होंने कहा कि एक आइडियल सोशल ऑर्डर होना चाहिए, आइडियल सोशल ऑर्डर, और वो बेस्ड होना चाहिए बर्थ राइट पे, और दूसरा किस पे? जेंडर डिस्टिंक्शंस। बर्थ राइट समझ में आ गया? आपकी एनसीईआरटी बता रहा है, आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि फैमिलीज के हिसाब से, फैमिलीज ऑफ बर्थ, आप जिस फैमिली में बर्थ लेंगे उस हिसाब से आपकी यहां पर चीजें होंगी। और जेंडर डिस्टिंक्शन क्या? जेंडर डिस्टिंक्शन ये कि मैन इज सुपीरियर या मैन इज पावरफुल देन वुमेन। फिजिकली पावरफुल, मैन इज फिजिकली पावरफुल, ऐसा लिख लीजिए पूरा, man is physically powerful than women। ठीक है? एंड गॉड ने ये डिस्टिंक्शंस बनाए हैं, ये गॉड मेड डिस्टिंक्शंस को फॉलो करना चाहिए। गॉड मेड डिस्टिंक्शंस, अब वो गॉड मेड डिस्टिंक्शंस जो हैं वो भले ही बायोलॉजिकल हो या वो भले ही सोशियोलॉजिकल हो, ये दोनों ही टू बी फॉलोड, इसको फॉलो होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ये देखिए क्या कह रहा है वो मिनहाज सिराज। मैं बता देता हूं पहले यहां पर क्या हुआ कि भैया इल्तुतमिश की डॉटर थी, देखो कुतुबुद्दीन ऐबक था, बता देता हूं ताकि आपकी चीजें करेक्टेड रहें। कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ, ठीक है? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आया? इल्तुतमिश। कौन आया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 2.5 दिन का धोपड़ा, ये सब चीजें, ठीक है? इल्तुतमिश की यहां पर डॉटर, इल्तुतमिश की यहां पर डॉटर, और डॉटर कौन हो गई? रजिया।
रजिया जो है, रजिया देखो यहां पर कि जो मिनाज सिराज था, मिनाज सिराज ऑथर था ये, ठीक है, इसने ही एग्रीड, ये मान रहा था कि भैया रजिया जो है मोर एबल रूलर अमंग दी ब्रदर्स, भाइयों में भी सबसे ज्यादा एबल कौन है? रजिया, ठीक है ना। मिनाज सिराज ने माना ये बात, बट ही वॉज नॉट कंफर्टेबल in accepting Razia as queen, and even nobilities also did not like, नोबिलिटीज को भी ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए आप देखोगे कि रजिया को फिर गद्दी से उखाड़ कर फेंक दिया गया। बात समझ में आ गई? इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त, इसको आपको अच्छे से यहां पर अच्छे से पता होना चाहिए आपको चीजें। क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश के बाद उसकी लड़की रजिया, लेकिन रजिया का एक्सेप्टेंस क्यों? क्योंकि भाई एक बात चल रही थी ना, क्या कि भैया जो आपका जो रूल होना चाहिए उसमें आइडियल सोशल ऑर्डर होना चाहिए, और आइडियल सोशल ऑर्डर में जेंडर डिस्टिंक्शंस को फॉलो करना है, यानी कि अगर मैन ऊपर है तो मैन ही रहेगा, वुमेन नहीं आ सकती, ये चीज। इसीलिए मिनाज सिराज उस वक्त का जो ऑथर था उसने ये बात एक्सेप्ट करना बड़ा, उसको ये बात माना, ठीक है। मिनाज सिराज एक्सेप्टेड, उसने ये बात एक्सेप्ट करी कि हाँ, उसने ये बात तो एक्सेप्टेड कि भैया रजिया जो है वो मोर एबल रूलर अमंग द ब्रदर्स, बट ही वाज नॉट कंफर्टेबल इन एक्सेप्टिंग दिस रजिया एज क्वीन। उसने उसकी काबिलियत को तो कोई शक नहीं उठाया कि रजिया काबिल तो थी, एबल तो थी, लेकिन वो इस बात को मान नहीं पा रहा। कैसे पता चलता है? जरा इसको रीड करिए तो आपको समझ में आएगा। देखिए, व्हाट मिनाज सिराज थॉट अबाउट रजिया। मिनाज सिराज थॉट, देखो क्या लिखा हुआ है, थॉट दैट द क्वींस रूल वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर, कि अगर क्वीन रूल करेगी तो ये आइडियल सोशल ऑर्डर के अगेंस्ट है जिसको गॉड ने बनाया है। और गॉड क्या है? इन विच वुमेन वेर सपोज टू बी सबऑर्डिनेट टू मेन। ये मिनाज सिराज कह रहा है कि भैया गॉड की तरफ से बनाया गया ये सोशल ऑर्डर है कि मैन ऊपर है, वुमेन नीचे ने, सबऑर्डिनेटेड है। अगर आप क्वीन बना दोगे तो ये सोशल ऑर्डर का उल्लंघन हो जाएगा, सोशल ऑर्डर को आप ब्रेक कर रहे हो। He therefore asked, उसने पूछा, इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन, ये बताओ जब ऊपर वाले ने ये दुनिया बनाई, गॉड को क्रिएशन किया, सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मेन, चूंकि वो मेन की कैटेगरी में नहीं आती है, हाउ डिड शी गेन फ्रॉम ऑल हर एक्सीलेंट क्वालिटीज? कैसे उसके अंदर एक्सीलेंट क्वालिटीज आ गई? ऑन हर इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स रजिया ने मेंशन कराया, रजिया ने क्या लिखवाया? दैट शी वॉज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश, वह बेटी हूं इल्तुतमिश की। दिस वॉज इन कॉन्ट्रास्ट टू द क्वीन रुद्रमा देवी। अब देखो रुद्रमा देवी से कॉन्ट्रास्ट करके क्या बता रही है रजिया? रजिया कह रही है कि भैया क्वीन रुद्रमा देवी भी थी 1262 से लेकर 1289 तक, ये काकटिया डायनेस्टी की थी ऑफ वारंगल, ठीक है, पार्ट ऑफ द मॉडर्न आंध्र प्रदेश का जो पार्ट है, काकटिया डायनेस्टी को बिलोंग करती थी क्वीन रुद्रमा देवी थी। रुद्रमा देवी चेंज्ड हर नेम। अब रुद्रमा देवी ने क्या किया? उन्होंने अपना नाम बदला, चेंज्ड हर नेम ऑन हर इंस्क्रिप्शन एंड प्रिटेंडेड शी वाज अ मैन। और रुद्रमा देवी ने अपने आप को मैन की तरफ प्रिटेंड किया था। अनदर क्वीन दिद्दा, अभी दिद्दा क्यों है? क्योंकि ये दीदी थी, दीदी से दिद्दा बना दिया, समझ रहे हो? अनदर क्वीन दिद्दा रूल्ड इन कश्मीर 1980 से लेकर 1003। हर टाइटल इज इंटरेस्टिंग, इट कम्स फ्रॉम दीदी और एल्डर सिस्टर एंड ऑब्वियसली अफेक्शनेट टर्म गिविंग टू अ लव्ड रूलर बाय हर सब्जेक्ट्स। तो बेसिकली मिनाज सिराज क्या सोच रहा था? वो यही सोच रहा था। तो रजिया जो है अपने इंस्क्रिप्शन में मेंशन कराती है इन लोगों का कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है। क्वीन रुद्रमा देवी, उसने अपना नाम बदला इंस्क्रिप्शन पे ताकि प्रिटेंड किया कि वो मैन है। उसके अलावा दिद्दा कश्मीर में जो थी वो दीदी थी, लेकिन दिद्दा लिखा रही थी ताकि पता चले कि आदमी है, मेल। तो ये सब चल रहा था उस वक्त, कैसे यहां पर सबऑर्डिनेट वुमेन को माना जा रहा था। बात समझ में आ गया?
यहां तक कहानी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। चलिए, अब दिल्ली का एक्सपेंशन होता है। प्लीज हेडिंग डाल दीजिए, एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली। देखिएगा, चीजें बहुत सिंपल हैं। ये समझ में आ गया कि हमको दिल्ली के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी। एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली। अब दिल्ली जो है ना, पहले स्टार्टिंग में बहुत छोटा सा एरिया हुआ करता था। अगर आप अपनी एनसीईआरटी देखोगे तो सिरी, है ना, ये सब एरियाज जो है वो थे। लेकिन दिल्ली जो है उस वक्त, दिल्ली सल्तनत जो है वो सिर्फ 45 टाउन्स तक था। 45 टाउन्स, 45 टाउन में किलाबंदी, जिन शहरों तक किलाबंदी हुई है खाली उन्हीं टाउन्स में यहां पर दिल्ली का रूल था, और हिंटरलैंड तक नहीं था। हिंटरलैंड मतलब जो इन्हीं 45 टाउन्स के जो गांव वाले इलाके थे, विलेज एरियाज, उनमें दिल्ली सल्तनत का कोई भी अभी तक यहां पर रोल नहीं था। हिंटरलैंड, ठीक है। तो अभी तक खाली 45 टाउन्स में ये लोग रूल कर रहे थे, लेकिन हिंटरलैंड में नो कंट्रोल, ठीक है ना। ये यहां पर आपको ध्यान रखना है। तो सुल्तान जो है डिपेंड करता था किस पे? 3 चीजों पे। एक तो डिपेंड करता था ट्रेड पे। वो भाई कैसे करेगा? भाई वो यहां पर रह रहा है 45 टाउन्स में, चीजें सामान कहां से आ रहे हैं? हिंटरलैंड से आ रहा है। कोई भी अनाज कहां से आ रहा है? गांव से आ रहा है। तो उसको डिपेंड किस पे करना पड़ता था? या तो ट्रेड होना चाहिए, या तो ट्रिब्यूट हो जाए, लोग दान देने आ जाए कि भैया राजा साहब हैं, आप ये लीजिए 1 किलो चावल। या तो ट्रेड हो जाए, लेन देन हो जाए, या फिर लूट हो जाए, प्लंडर हो जाए। तो उस वक्त जो यहां पर सुल्तान हुआ करते थे, जो सुल्तान हुआ करते थे, ये 3 चीजों पर डिपेंड करते थे। ट्रेड, ट्रिब्यूट और तीसरा ट्रेड, ट्रिब्यूट और प्लंडर। ये 3 चीजों पे ये लोग डिपेंड क्या करते थे अपने चीजों को चलाने के लिए, ठीक है। तो एक्सपेंशन जो दिल्ली का होगा, वो दिल्ली का एक्सपेंशन आपको देखने को मिलेगा 45 टाउन से लेकर हिंटरलैंड की तरफ। इधर की तरफ जो है चीजें ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब लोग जो है, दिल्ली का जो एक्सपेंशन होगा वो इस प्रकार से होगा, क्योंकि समझ में ही आया कि हमको इसे कंट्रोल करना है। अगर हमें हर चीज अपने अंदर लेनी आनी, ट्रेड, इकोनॉमी स्ट्रांग करनी है, राजा महाराजा समझाया, अगर हमको अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग करनी है तो हमको हिंटरलैंड पर कब्जा करना पड़ेगा। और इसी तरह से एक्सपेंशन की कहानी जो है चलती है। लेकिन अब दिल्ली में बैठे लोगों को पूरा हिंदुस्तान पे राज करना बड़ा मुश्किल था। कई सारी प्रॉब्लम्स थी जो उनको फेस करनी पड़ती थी। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, प्रॉब्लम्स क्या क्या है। अब जाहिर सी बात है ना यार, इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा इंडिया है, कैसे पॉसिबल है कि सब कंट्रोल कर लिया जाए? कैसे पॉसिबल है? प्रॉब्लम आएंगी ना। पहला प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी कि भाई दिल्ली से बैठ के बंगाल तक कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल कार्य था, ठीक है ना। कंट्रोलिंग दी गैरिसन टाउन्स, गैरिसन मतलब क्या हुआ? 45 टाउन्स। कंट्रोलिंग दी गैरिसन टाउन्स कहां के? ऑफ बंगाल फ्रॉम दिल्ली वॉज डिफिकल्ट, ठीक है। कंट्रोलिंग दी गैरिसन टाउन्स इन डिस्टेंट बंगाल फ्रॉम दिल्ली, ये क्या था? बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क था, है कि नहीं। अब डिस्टेंस इतना दूर है कि मान लो कभी मौसम बदल जाएगा, रास्ते बंद हो जाएंगे, तो कंट्रोल इतना दूर का खत्म हो जाएगा। वेदर, मौसम, समझ रहे हो ना कि भाई प्रॉब्लम क्या थी? ये लोग बैठे हैं दिल्ली के अंदर। अब दिल्ली में इनका जो कंट्रोल था 45 टाउन्स तक था, और अभी तक कंट्रोल आगे नहीं बढ़ाया इन्होंने, समझ रहे हो ना। अभी कंट्रोल आगे नहीं बढ़ा स्टार्टिंग में। अब कंट्रोल कैसे बढ़ेगा? पहले उन्होंने हिंटरलैंड को कब्जा किया, लेकिन यहां दिल्ली से बैठ के बंगाल तक कब्जा करना कितना मुश्किल काम था, बड़ा मुश्किल काम था, है कि नहीं। भाई सोचो, दिल्ली में कोई बैठा हुआ है, उसको बंगाल कंट्रोल करना है, हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं कर पाएगा, है ना। एक तो ये, दूसरा वेदर इज द प्रॉब्लम, कि मान लीजिए उस वक्त इतने अच्छे तो साधन होते नहीं थे, और कभी वेदर खराब हो गया तो कनेक्टिविटी खत्म हो जाती थी, ठीक है ना। दूसरा प्रॉब्लम क्या था? वेदर। और तीसरा प्रॉब्लम क्या था जो दिल्ली को फेस करना पड़ रहा था? सी पॉइंट, इन्वेजन ऑफ मंगोल्स, मंगोल्स का इन्वेजन जो है वो दिल्ली को बार बार फेस करना पड़ रहा था, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम
दिल्ली की हो रही थी। बात समझ में आ रही है? अब इतना बड़ा मैंने आपको बताया एरिया जो था जहां दिल्ली फोर्टिफाइड टाउन्स में लोग रूल कर रहे थे, है ना, दिल्ली के लोग थे और वो हिंटरलैंड पे कब्जा करना जा रहे थे। बंगाल तक कैप्चर करने की पूरी स्ट्रैटेजी थी, साउथ को कैप्चर करना था, पूरा कैप्चर करना था। अगर इतना बड़ा एरिया क्या संभालना है तो उसके लिए उनको बहुत इनेबलिंग और एबल्ड ऑफिसर चाहिए थे या गवर्नर चाहिए थे, तभी काम हो सकता था, है कि नहीं? मतलब आपको इसके लिए कुछ ऐसे लोग चाहिए जो आपका काम कर सके, जिनको आप डिप्लॉय करो, है ना। राजा तो बैठा हुआ है दिल्ली में, अब दिल्ली में वो अपने नुमाइंदे छोड़ दे, इधर 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 सारी अपडेट वो राजा को देता रहे, तो उसके लिए क्या है, गवर्नर चाहिए थे। और गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट यहां से शुरू होता है और यही चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी इन अर्ली रूलर्स के अंदर, क्योंकि नोबिलिटीज इसी वजह से लड़ेंगी कि मान लो कुतुबुद्दीन ऐबक है, उनके सर्वेंट्स उनके हिसाब से, स्लेव्स उनके हिसाब से, वो लोग अपने स्लेव पे ज्यादा भरोसा करते थे। कोई और राजा बना, उसने अपने स्लेव बना दिए। तो जो नोबिलिटीज थी, जो मुल्ला मौलवी थे, कहते क्या कर रहे हो, इतने नीचे तबके के आदमी को इतनी हाई पोस्ट दे रहे हो। और दूसरी बात, जब दूसरा राजा आया तो उसके जो सर्वेंट्स थे वो पुराने सर्वेंट से लड़ने लग रहे थे, तो कॉन्फ्लिक्ट यहां पर बहुत बढ़ गया था। समझ में आ रहा है? प्लीज गिव दी हेडिंग। हेडिंग लिखिए यहां पर, कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन। कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन। कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन नोट कर लीजिए हेडिंग। एक बार मुझे ना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग सब फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सी है, मोटी मोटी तौर पे हम लोग यहाँ पर जो है वो चला रहे हैं अभी हिस्ट्री, क्योंकि क्लास 7 में इतना ही है। अब कंसोलिडेशन मतलब क्या होता है, कोई एरिया आपने जीता, आप उसको अपने अंदर पहले अच्छे से स्ट्रांगली मिला लेना कि उसके दोबारा टूट के बाहर जाने के चांसेस ना बने। तो कंसोलिडेशन कैसे हुआ, कैसे जो टूटे जो इससे हमने कब्जाए, कैसे उन्हें कंसोलिडेट किया, और जब आप कंसोलिडेट कर लोगे, उस एरिया को अपने मिला लोगे बहुत स्ट्रांगली, तो ऑटोमेटिकली आपका एक्सपेंशन हो गया। कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन, ठीक है। तो किस प्रकार से दिल्ली का जो टाइम पीरियड था 12 से 15 सेंचुरी के बीच में, जो भी हम पढ़ रहे हैं, उस वक्त किस प्रकार से बाकी एरियाज जो दूर दूर के थे, डिस्टेंट एरियाज थे दिल्ली से दूर दूर, कैसे उन पे कब्जा किया गया, उन्हें कंसोलिडेट किया गया और दिल्ली का जो एम्पायर है उसको एक्सपैंड किया गया, ये चीज समझना है। तो कंसोलिडेशन और एक्सपेंशन यहां दो तरीके से हुए थे, जरा समझिएगा इसको। दो तरीके थे, टू वेज। एक क्या था, लिखिएगा, पहले लिखिएगा इंटरनल फ्रंटियर, और दूसरा लिखिएगा एक्सटर्नल फ्रंटियर। दो फ्रंटियर्स थे, इंटरनल फ्रंटियर और एक्सटर्नल फ्रंटियर। अब इंटरनल फ्रंटियर का मतलब यहां पर क्या था, एक्सपैंड, कैसे कंसोलिडेशन हुआ। यहां कंसोलिडेशन का तरीका क्या था, गांव के इलाके, ग्रामीण इलाके, तो जो भी वो किलाबंदी वाले शहर थे, फोर्टिफाइड टाउन्स थे, गैरिसन टाउन्स थे, यानी कि जहां पर पूरा किलाबंदी थी और पूरा बंदूक सारे जितने भी सब सामान थे, उनके गोले बारूद वहां रखे रहते थे। तो उस शहरों के या उन फोर्टिफाइड टाउन्स के अराउंड जो ग्रामीण इलाका था वो हिंटरलैंड था। तो बेसिकली कंसोलिडेशन और एक्सपेंशन में इंटरनल फ्रंटियर में कैसे उन्होंने एक्सपैंड किया, हिंटरलैंड पे कब्जा किया। ठीक है, क्या किया उन्होंने, हिंटरलैंड पे कब्जा करना शुरू किया था। और हिंटरलैंड को कब्जा करने में वो गंगा और यमुना के दोआब के रीजन में जाके ये कर रहे थे। गंगा और यमुना का जो दोआब रीजन था, गंगा यमुना का जो दोआब वाला एरिया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बहुत फर्टाइल लैंड है ना, नदी है, तो बहुत जंगल थे यहाँ पर, गंगा यमुना का दोआब, तो फॉरेस्ट यहाँ पर क्लियर किए गए। ठीक है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, फॉरेस्ट क्लियर किए गए। लेकिन इस जगह आप देखोगे कि और छोटे मोटे यहाँ पर चीफिटियंस थे, लैंडलॉर्ड्स थे, तो इतना आसान नहीं था कि भैया यहाँ पर जाएं और इन एरियाज को कब्जा करके वो अपना पूरा एरिया बना दे। बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कब्जा कर पाते थे, फिर यहाँ पर रिवोल्ट हो जाता था और फिर उसके बाद वो एरिया वापस, ये जो एरिया है जंगल वाला एरिया, वो फिर से चीफेटियंस और लैंडलॉर्ड्स के पास चला जाता था। लेकिन
कंसोलिडेशन और एक्सपेंशन का एक तरीका ये था कि जहां पर वो इंटरनल फ्रंटियर मतलब अपने हिंटरलैंड्स उस किलाबंदी शहरों के अराउंड जो ग्रामीण इलाके थे उन्हें कैप्चर कर रहे थे, तो गंगा यमुना का एरिया जो एरिया था उसमें जो फॉरेस्ट थे उसके अराउंड वो काटे गए और उसे कैप्चर किया गया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था एक्सटर्नल फ्रंटियर्स में? एक्सटर्नल फ्रंटियर्स में दोस्तों यहां पर शुरू होता है मिलिट्री एक्सपीडिशन टू साउथ। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखिएगा मिलिट्री एक्सपीडिशन टू साउथ, मिलिट्री एक्सपीडिशन टू साउथ। और ये शुरू होता है, आप देखोगे, अलाउद्दीन खिलजी। अगर आपने मूवी देखी होगी, तो क्या देखते हो उसमें आप? जलालुद्दीन खिलजी पहुंचता है, रणवीर सिंह वाली मूवी। कौन सी मूवी थी वो? बाजीराव? कौन सी? नहीं, पद्मावत। तो इफ यू सी दैट अलाउद्दीन खिलजी, तो क्या हो रहा है अलाउद्दीन खिलजी के जो जलालुद्दीन खिलजी जाता है वहां पर, और जलालुद्दीन खिलजी जो है मिलता है, गले लगता है अलाउद्दीन खिलजी से, और वहीं वो उसको टैप कर देता है, चुरा भोग देता है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के पास गया क्यों जलालुद्दीन खिलजी? सिनारियो कुछ ऐसा था कि भाई अलाउद्दीन खिलजी जो है वो साउथ के एक्सपीडिशन पे निकल गया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो है साउथ के एक्सपीडिशन निकल गया। अब उस वक्त राजा था जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, लेकिन ये निकल गए एक्सपीडिशन ऑफ साउथ। और एक्सपीडिशन ऑफ साउथ पर जाने के साथ साथ इसने प्रोटोकॉल भी तोड़ दिया अलाउद्दीन खिलजी ने कि जब आप किसी एक्सपीडिशन पर जाइए तो आपको अपने राजा को बता के जाना है। रणवीर सिंह ने ऐसा नहीं किया और वो बिना बताए चला गया। जब वहां से वापस आया तो जलालुद्दीन खिलजी ने बुलवाया उसको, अलाउद्दीन खिलजी को, आओ। अब रणवीर सिंह वॉज नोइंग कि भैया अभी मैं जाऊंगा तो मुझे पनिश किया जाएगा क्योंकि मैंने प्रोटोकॉल तोड़ा हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी जाने से मना कर देता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो जलालुद्दीन खिलजी को आता है एक आदमी, उसका भाई पहुंचता है, कहता है कि भाई वो आने से मना कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि अगर वो आएगा आप उसको पनिश कर दोगे, उसको मार दोगे। तो जलालुद्दीन खिलजी कहता है चलो ठीक है मैं चलता हूं। अब जलालुद्दीन खिलजी जब जा रहा होता है तो उसकी गलती ये होती है कि वो पहले तो पूरी सेना लेके जा रहा होता है, अच्छी बात है, लेकिन वो कहता है कि समझाता है जो अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से भेजा गया होता है, वो समझाता है उसको कि देखिए अगर आप मिलिट्री लेके जाएंगे तो अलाउद्दीन खिलजी समझ जाएगा कि आप पूरी आर्मी लेके आ रहे हो और उसे मार दोगे तो भाग जाएगा। तो बड़ी मिस्टेक ये थी जलालुद्दीन खिलजी की कि वो अपनी आर्मी को वहीं छोड़ देता है, मिलिट्री को नदी क्रॉस ही नहीं कराता है, अकेले जाता है जलालुद्दीन खिलजी। और जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचता है वहां पर वो उससे गले लगता है और वैसे ही वो उसको स्टैप कर देता है। तो एक्सटर्नल फ्रंटियर क्या था यहां पर कब्जाने का? वो था एक्सपीडिशन टू साउथ, साउथ का एक्सपीडिशन। लेकिन जब भी आप साउथ का एक्सपीडिशन करे राजा, तो उसको साउथ के राजाओं के साथ दोस्ती करके एक्सपीडिशन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि साउथ जो इंडिया है, दक्कन का एरिया, वहां का जो जमीन है वो बड़ी ही ऐसी है, टेरेन जो इसका बड़ा ही टफ है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है रास्ते पता ही नहीं है, प्लेट्यू वाला एरिया है, ऊबड़ खाबड़, ऊपर नीचे। तो वहां के टेरेन में लड़ना बड़ा मुश्किल काम है। और अगर आप वहां के किसी साउथ के राजा से दोस्ती कर लीजिए तो चीजें आसान हो जाएंगी। आपने दोस्ती कर ली, फिर उन्हीं के साथ साथ आप आगे बढ़ सकते हो। यही चीज इंपॉर्टेंट थी। लेकिन यही चीज आगे डिफरेंट रूलर्स नहीं करेंगे, औरंगजेब नहीं करेगा, लेकिन ये बात यहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने करी। ये साउथ के एक्सपीडिशन पे गया तो वहां पर इसने पहले दोस्ती कर ली, फिर आराम से उसने एक्सपीडिशन किया, लूटपाट करके चला आया। बढ़िया बात समझ में आ रहा है? तो कंसोलिडेशन और एक्सपेंशन का तरीका यही था कि किस प्रकार से, एक तो ये अपने हिंटरलैंड को कब्जाना, अपना ही जो एरिया है 45 टाउन्स के अराउंड ग्रामीण इलाकों को कब्जाना, ठीक है, और दूसरा मिलिट्री एक्सपीडिशंस करना। और जब मिलिट्री एक्सपीडिशन साउथ को किया गया तो भाई बंगाल के एरियाज तो इंडिपेंडेंट हो गए, क्योंकि कंट्रोल ही नहीं रह जाएगा। गंगा यमुना के द्वाब के एरिया में आप साउथ में आ जाओगे तो गंगा यमुना के द्वाब का एरिया, नॉर्थ का एरिया, वहां पर फिर इंडिपेंडेंस शुरू हो गई। तो इस एरिया में, गंगा यमुना द्वाब के एरिया में जो कब्जाया हिंटरलैंड, वो फिर हाथ से निकल जाएगा। ये चीजें चल रही थी। कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन के ये दो तरीके थे जो यहां पर फॉलो हो रहे थे। आई होप ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे आते हैं, एंड प्लीज गिव द हेडिंग डालिए, एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दी खिलजीज एंड तुगलक्स। एडमिनिस्ट्रेशन सिंपल है, कुछ यहां है नहीं, अंडर खिलजीज एंड तुगलक्स। चलिए देखिए, अब मैंने आपको बताया कि भाई दिल्ली जितना बड़ा, मतलब इतना बड़ा एरिया कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल टास्क था। इतना बड़ा एरिया कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल टास्क था। तो उसके लिए क्या चाहिए थे? उसके लिए चाहिए थे रिलायबल गवर्नर्स।
उसके लिए क्या चाहिए थे? रिलायबल गवर्नर्स चाहिए थे, जो राजा जिस पे विश्वास कर सके, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया था, है कि नहीं। पॉइंट नंबर 2, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्लेव्स को यहां पर क्या किया, हायर करना शुरू किया, या स्लेव्स को परचेज करना शुरू किया। और ये जो स्लेव्स थे, इनका बेसिक काम क्या था, इन स्लेव्स का मिलिट्री सर्विस देना, मिलिट्री सर्विस देना। बात समझ में आ रही है? बहुत बड़ा एरिया दिल्ली का, समझ में आ गया आपको? दिल्ली से लेकर साउथ तक एक्सपीडिशन हो रहा है, बंगाल तक हो रहा है, सारे हिंटरलैंड कैप्चर करना है। अब इतने बड़े एरिया को अगर गवर्न करना है तो आपको बहुत ही रिलायबल गवर्नर्स की जरूरत है, ठीक है। पहला पॉइंट, रिलायबल गवर्नर्स रिक्वायर्ड, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि उस वक्त जो यहां पर एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो राजा महाराजा थे, वो बेसिकली क्या कर रहे थे, वो स्लेव्स पे ज्यादा भरोसा करते थे। तो उन्होंने क्या किया, स्लेव्स परचेज किए, और ये स्पेशली मिलिट्री सर्विस के लिए होते थे। इनको क्या कहा गया, इनको कहा गया बंदगा, पर्शियन वर्ड है ये, फिर से बंदगा, ठीक है। एंड पॉइंट नंबर सी यू विल सी, इन जो बंदगा थे इनको अच्छे से ट्रेन किया गया, trained to hold important office, to hold important political office। अब जरा देखो यहां पर क्या हुआ, कहानी जो कैसे बदल रही है। क्या किया इन लोग ने, खिलजीज तुगलक्स ने, इन्होंने को बहुत बड़ा अंपायर था, उसको कंट्रोल करने के लिए रिलायबल गवर्नर्स चाहिए थे। स्लेव्स को उन्होंने परचेज किया, रिक्रूट किया, और उनको ट्रेन किया, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज दे दिए। अब इससे हुआ क्या, इससे 2 आउटकम्स निकल के आए। आउटकम्स, पहला आउटकम क्या था, पहला आउटकम देखने को यह मिला कि भाई कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए नोबिलिटीज के बीच में। पहला कॉन्फ्लिक्ट अमंग नोबिलिटीज। क्यों? रीजन मैंने आपको बता दिया कि भैया हर मुनार्क के अपने ओन सर्वेंट्स होते थे, और जैसे ही नया मुनार्क का सक्सेशन हुआ, वैसे ही नोबिलिटीज का चेंजेस होने लगते थे, है ना। तो ये समझना है कॉन्फ्लिक्ट अमंग नोबिलिटीज। क्यों? मुनार्क के खुद के क्या होते थे, सर्वेंट्स होते थे, ठीक है। और जब न्यू मुनार्क का एक्सेशन होता था, जब नया मुनार्क गद्दी बैठता था, ठीक है, तो क्या होता था, नोबिलिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था। समझ में आ गया? बेसिक चीजें हैं दोस्त, बेसिक चीजें बेटा बता रहा हूं, समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, दूसरा आउटकम क्या हुआ, क्रिटिसिज्म ऑफ दी सुल्तान्स, क्रिटिसिज्म ऑफ सुल्तान्स का यहां पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। किस बात पे, कि भैया लो कास्ट के लोगों को हाई पोजीशन देने का यहां पर क्रिटिसाइज किया गया। इन लो कास्ट के लोग थे, उनको यहां पर हाई पोजीशन जो है वो दी जा रही है, इस वजह से इनको यहां पर क्रिटिसाइज किया गया। ऑफ कोर्स आप समझ सकते हो कि यही रीजन बना होगा उनके डाउनफॉल का बाद में, ठीक है, कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होना शुरू हो गए। याद आ रहा है ना, मैंने बताया था देखो कि दिस इज द पीरियड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, नोबिलिटीज लड़ रहे हैं, मुल्ला मौलवीज लड़ रहे हैं। आई होप ये आप समझ पा रहे हो कि किस प्रकार से मुल्ला मौलवीज लड़ रहा है। ये देखिए यहां पर एक ऑफिशियल क्या बता रहा है, देखिए जरा, ऑफिशियल ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक। अब तुगलक के ऑफिशियल क्या कह रहे हैं, देखो, सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड अजीज खुम्मर को अपॉइंट किया, ये एक वाइन डिस्टिलर था। फिरोज हज्जम को किया अपॉइंट, ये एक नाई था, बार्बर था। मानिका तब्बक को किया, ये कुक था। 2 गार्डनर को, जो माली हैं, उनको किया, क्या नाम था उनका, लाधा एंड पीरा, टू हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। जियाउद्दीन बरौनी, जो मिड 14th सेंचुरी का क्रॉनिकल है, उसने रिपोर्ट किया कि देयर अपॉइंटमेंट्स एज अ साइन ऑफ सुल्तान्स लॉस ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट एंड हिज इनकैपेसिटी टू रूल। तो ये चीज साफ शो कर रही है, ये कहना चाह रहा है जियाउद्दीन बरानी क्या कहना चाह रहा है कि भैया एक तो ये कि जो राजा है, सुल्तान था, उसकी इनकैपेसिटी, उसकी एक बहुत बड़ी इनकैपेसिटी है, ठीक है, बहुत बड़ी इनकैपेसिटी है कि वो जजमेंट नहीं ले पा रहा है ना, एक तो जजमेंट नहीं ले पा रहा, दूसरा इनकैपेसिटी टू रूल, ये चीज शो हो रही है। तो ये क्रिटिसिज्म बनने लग गया था उस वक्त, ठीक है ना। अब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, जरा वो चीजें और समझ लेते हैं। सिंपल सी चीजें हैं, फिर हम लोगों का चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। देखिए अब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था एरियाज का, देखिएगा, देखो
जो भी टेरिटरीज जीती या जो भी टेरिटरीज होती थी उस वक्त, समझिएगा, जो भी टेरिटरीज होती थी, इन टेरिटरीज को बोला जा रहा था क्या? इक्ता। क्या बोला जा रहा है? इक्ता। इन इक्ता को रूल करने वाला कौन होगा? इक्तेदार। फिर लिख लीजिए, यहां पर थोड़ा मिक्स हो गया था। इन टेरिटरीज को क्या बोलते हैं? इक्ता। इसको रूल करने वाले को क्या बोल रहे हैं हम लोग? इक्तेदार बोल रहे हैं या फिर मुक्ति बोल रहे हैं, मुक्तीज। नोट कर लिया जाए पहले ये चीज तो, ठीक है, समझ में आ गया। एरियाज को इक्ता बोलते हैं, उसको रूल करने वाला इक्तेदार। अब ये जो मुक्तीज हैं, इन मुक्तीज के क्या फंक्शंस हैं, इसको उधर लिख लीजिए। एरियाज को क्या बोल रहे हैं? इक्ता। इन इक्ता का होल्डर कौन है? इसको कौन कर रहा है कवर? इक्तेदार, या उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? मुक्ति। अब इस मुक्ति के क्या फंक्शंस हैं? इन मुक्तीज के क्या फंक्शंस थे, जरा देखिए, यहां पर इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। इन मुक्तीज के क्या फंक्शंस हैं? 3 फंक्शंस हैं मुक्तीज के। देखिए, पहला फंक्शन कि यही जो इक्तेदार होते थे वो मिलिट्री कैंपेन्स को लीड करते थे, नंबर 1। दूसरा, मेंटेन करते थे लॉ एंड ऑर्डर आपके एरिया में। तीसरा, ये रेवेन्यू भी कलेक्ट करते थे। 3 इनके मेन फंक्शंस थे। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो रहा था? कैसे हो रहा था एडमिनिस्ट्रेशन? अगर हम बात करें स्लेव डायनेस्टी के टाइम पे, या खलजी डायनेस्टी के टाइम पे, या तुगलक के टाइम पे, किसी के टाइम पे भी देख लीजिए आप, तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो रहा था? जो टेरिटरीज थी उसको इक्ता बोलते थे, उसको होल्ड करने वाला आदमी या उस पर कंट्रोल करने वाला आदमी इक्तेदार, या उसको मुक्ति कहते थे। इनके 3 फंक्शंस होते थे। पहला फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन क्या है? लीड मिलिट्री कैंपेन, लीड मिलिट्री कैंपेन। दूसरा फंक्शन क्या है इसका? सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन है इसका मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। और तीसरा फंक्शन क्या है इसका? कलेक्ट रेवेन्यू, कलेक्ट रेवेन्यू। सर ये तो बड़ा सा तरीका था इनका, सुल्तानों का बड़ा सा तरीका था। रेवेन्यू भी कलेक्ट हो गया, मिलिट्री कैंपेन भी लीड कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर भी। लेकिन इतनी सारी पावर दे दी तो इनके ऊपर चेक्स भी लगाना जरूरी था। तो प्लीज लिखिए कैसे इन मुक्तीज के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए गए। नोट करिएगा, चेक्स एंड बैलेंसेस, क्या चेक्स ऑन मुक्तीज, कैसे मुक्तियों के ऊपर चेक लगाया गया। नंबर 1 क्या तरीका है? चार रीजंस हैं, इसको ऐसे लिख लीजिए आप। चार तरीके थे। देखिए, पहला तरीका, फर्स्ट चेक्स कैसे लगाए मुक्तीज पे? पहला तो यह कि जो मुक्तीज की पोस्ट थी, इक्तेदार की पोस्ट थी, वो हेरिडिटरी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं अगर मुक्ति हूं, मैं इक्तेदार हूं तो मेरा लड़का भी इक्तेदार होगा, तो खानदानी ये चीज भर नौटंकी चलती रहेगी, है ना। मैं रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा हूं, फिर मेरे खानदान में पैसा आता चला जाएगा, रेवेन्यू कलेक्ट होता जा रहा है, तो ये चीज नहीं होगा। पहले तो ये कि जो डेजिग्नेशन है या जो पोस्ट है, ठीक है, टैक्स कलेक्टर की, वो हेरिडिटरी नहीं होगी, ठीक है। तो लिखिएगा पोस्ट नॉट टू बी हेरिडिटरी। इससे क्या होगा, कभी भी चेंज हो सकती है, तो आपको काम बड़ी ईमानदारी से करना पड़ेगा। नंबर 2, जो भी इक्ता अपॉइंट करेंगे इनको, वो बड़े ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होना चाहिए, ठीक है। इक्ता टू बी अपॉइंटेड फॉर शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड के लिए इक्ता जो है वो अपॉइंट किया जा रहा है। पॉइंट नंबर सी, ये चीज चेक करना कि भैया ये लोग रेवेन्यू सही कलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि मनमर्जी से कर रहे हैं, तो उसके लिए एक अकाउंटेंट अपॉइंट कर दिया। अकाउंटेंट जो चेक कर रहा है, अकाउंटेंट अपॉइंटेड, जो चेक कर रहा है कि भैया जितना कहा गया उतना ही टैक्स वसूल रहे हैं, कुछ भी वसूल रहे हैं। एंड पॉइंट नंबर 4, पेड सैलरी, या फिर ऐसे करिए, नंबर ऑफ सोल्जर्स केप्ट अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड, जितना प्रिस्क्राइब किया गया उतने ही सोल्जर्स रख रहे हैं ना। पता चला ज्यादा सोल्जर्स रख लें, कल को फिर हमारे राजा के खिलाफ ही बगावत कर दें, या ज्यादा सोल्जर्स दिखाएं कि हमने ज्यादा सोल्जर रखे हुए हैं और उनको हम सैलरी दे रहे हैं, और वो पता चला रेवेन्यू अपने जेब में डाल लें।
तो बेसिकली यहां पर जो ये रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, कलेक्टेड रेवेन्यू, इस रेवेन्यू का इस्तेमाल वो काहे में कर रहे थे, वही चीजें बताना भूल गया। रेवेन्यू का इस्तेमाल वो क्या कर रहे थे, एक तो वो सैलरी पे करते थे, सैलरी पेड टू सोल्जर्स, सोल्जर्स को सैलरी पे कर रहे थे उसी से, ठीक है ना। अब ये जो मिलिट्री सर्विसेज दे रहे थे अपनी, उसी के बदले ही रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो ये क्या कर रहे थे, सैलरी पे कर रहे थे सोल्जर्स को इसी चीज से। इंपॉर्टेंट ये है, ध्यान रखना, सैलरी पे कर रहे थे। और इसके अलावा अब ऐसा नहीं था कि जो ये आपके मुक्तिस थे इनको बहुत ज्यादा प्रिविलेज थे, इनको भी अब टैक्स पे करना पड़ा था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एकदम खुले हों, जो चाहे मनमर्जी करें, वही नहीं करने दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी अलाउद्दीन खिलजी का, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात था, वो था उसका मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, बहुत ही अच्छी थी। बता देता हूं ओरली, यहां लिखूंगा नहीं क्योंकि अभी आपकी किताब में नहीं है, लेकिन मार्केट कंट्रोल पॉलिसी उसकी बड़ी अच्छी थी। क्या किया उसने, उसको यह पता था कि राजा जो है वो बिना मिलिट्री के कुछ नहीं है कि नहीं, बराबर। भाई राजा बिना आर्मी के क्या है, कुछ भी नहीं है, बेकार है एकदम। तो आर्मी को मेंटेन करना जरूरी है, इसीलिए उसने आर्मी को सैलरी कैश में पे करना शुरू करी कि भैया आर्मी को कैश दिया जाएगा, 1 खोखा 2 खोखा पूरा सैलरी दिया जाए। अब उसको यह पता है कि आर्मी को सैलरी हम दे रहे हैं, लेकिन आर्मी को अगर मेंटेन करना है तो भाई आर्मी क्या करेगी, खाना चाहिए उसको, अनाज चाहिए, और वो अनाज जाएगी बाजार से लेने के लिए। तो जो मर्चेंट्स हैं वो प्राइसेस हाई कर देंगे, उनको पता चलेगा डिमांड बढ़ गई है सामान की, वो प्राइसेस हाई कर देंगे, और प्राइसेस हाई हो गए तो वो हमारे सोल्जर्स मेंटेन नहीं हो पाएंगे, प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा, सब चीजें नहीं मिलेंगी। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट के प्राइसेस पे कंट्रोल रखा कि इतना ही दाम होगा, इससे ऊपर नहीं होगा। दिस वाज द बेस्ट वे कि महंगाई से भी लड़ाई लड़ रहा था अलाउद्दीन खिलजी, और लोगों की चीज जो रिक्वायरमेंट थी वो भी फुलफिल हो रही थी। वेरी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। उसने अपने इक्तदारों पे चेक भी रखा कि ऐसा नहीं है कि भैया कुछ भी चाहे वो कर रहे हैं, आपको भी टैक्स पे करना पड़ेगा। वो इस तरह की चीजें ले आया, ये नहीं कि भैया आप टैक्स कलेक्टर है तो आप टैक्स पे नहीं करेंगे, टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो चेक्स और मुक्ति इस प्रकार से थे, जो पोस्ट थी वो हेरिडिटरी नहीं होगी, एकता जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए किसी एक इख्तियार को अपॉइंट किया जाएगा, तो बड़े ही शॉर्ट पीरियड के लिए, फिर उसको वहां से ट्रांसफर कर देंगे ताकि खानदानी चीज ना शुरू हो जाए, ठीक है। उसके अलावा अकाउंटेंट अपॉइंट किया गया, काहे के लिए, टू क्रॉस चेक दी इख्तियार कि भैया मनमर्जी से टैक्स तो कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, सरकार ने कहा 5 रुपए लो, ये ले रहे होंगे 10 रुपए, वो तो नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, सोल्जर उतने रखें जितने प्रिस्क्राइब्ड है, ये नहीं कि सोल्जर्स भर लिए कल को उठा के अपना ही सरदार के खिलाफ बगावत कर दी, ये नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है ये सब चीजें बहुत अच्छी करी, और उसने जो है हिंटरलैंड्स को कंट्रोल कर लिया। आगे आइए, कुछ आखिरी चीजें बची हुई हैं, उसको भी लिख लेते हैं। प्लीज आप यहां पर हेडिंग डाल दीजिए, हिंटरलैंड्स केम अंडर कंट्रोल। हेडिंग क्या डाल दीजिए, समझ लीजिए, मैंने आपको बता दिया कि अलाउद्दीन की जो इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी, एक तो उसकी क्या है, फर्स्ट मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, याद रहेगा क्या है उसकी मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, बता दिया। पॉइंट नंबर 2, उसने टैक्सेस टू बी पेड, उसने कहा टैक्सेस आपको ही पे करने हैं, टैक्सेस सबको पे करने हैं, ठीक है। टैक्सेस टू बी पेड किसके द्वारा, जो लोकल चीफ एटियंस थे एंड लैंडलॉर्ड्स, उनको भी आप पहले खाली यही लोग के पास राइट था कि वो टैक्स इंपोज कर पाते थे, ठीक है। तो वो राइट खत्म किया गया, और ये कहा गया टैक्सेस टू बी, और ये भी जो है टैक्सेस पे करेंगे, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या बता दिया मैंने आपको, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी या फिर प्राइस कंट्रोल, मार्केट कंट्रोल या प्राइस कंट्रोल। और सी पॉइंट लिखेगा असेसमेंट ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट उसने और चीज काम किया, उसने असेसमेंट किया ऑफ लैंड रेवेन्यू, असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। इसको हम लोग बहुत बाद में पढ़ेंगे आगे जाके बड़ी क्लासेस में, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग काम यहां पर हुए थे आगे, ठीक है। वो सब चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहां पर आपको याद रखने हैं। अब जब टैक्सेस उसने बोला कि टैक्सेस इंपोज करने हैं, तो टैक्सेस के ऊपर यहां पर उसने 3 प्रकार के टैक्सेस की बात करी। टैक्सेस नोट करिएगा, चलिए फर्स्ट पॉइंट,
पहला पॉइंट, खराज। खराज क्या था? व्हाट वाज खराज? एग्रीकल्चर टैक्स। एग्रीकल्चर टैक्स। और ये कितना था? 50% ऑफ प्रोड्यूस, जो भी पीजेंट प्रोड्यूस कर रहा है उसके 50% पे टैक्स देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, ऑन कैटल, कैटल पे टैक्स लग रहा था। एंड पॉइंट नंबर सी, इंपॉर्टेंट, ऑन हाउसेस, घड़ी। देखोगे आगे चल के तो ये टैक्सेस जो है भी नाम नहीं आया देखो इस क्लास में, इसलिए मैं भी नहीं बता रहा हूं आपको। 7th क्लास के एनसीईआरटी में खाली इतना ही है, ठीक है। क्लियर है? तो मंगोल्स का एक प्रॉब्लम, ये एक तो ये टैक्सेस हो गया। अब मंगोल्स की एक प्रॉब्लम और थी, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, कि वो थी चंगेज खान की। चंगेज खान अटैक किया ईरान का एरिया को, नॉर्थ ईस्ट ऑफ ईरान, ये आपका ट्रांसऑक्सनोमिया का रीजन जो है वहां पर अटैक किया, और फिर दिल्ली को भी उसके स्लॉटर्स का जो है वो फेस करना पड़ा। तो बेसिकली क्या हुआ? स्टैंडिंग आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी आ गई। इसको ऐसे लिखिए कि मंगोल्स अंडर, चंगेज खान की स्पेलिंग देखिएगा, इसकी स्पेलिंग देख लीजिए आपकी एनसीईआरटी कैसे लिखती है। चंगेज खान, इन्होंने क्या किया दोस्त? इन्होंने जो इस पे अटैक किया, ठीक है। ट्रांसऑक्सियाना का जो रीजन था, ट्रांसऑक्सियाना का जो रीजन था ऑफ नॉर्थ ईस्ट ईरान, इस पे जाके अटैक करा, ठीक है। कब? 1219 में, इन 1219, ध्यान रहे। अब जब यहां तक अटैक कर गए हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? सून दिल्ली ऑल्सो फेस्ड इट, सून दिल्ली ऑल्सो फेस्ड इट, दिल्ली पे भी फेस हुआ। और जब ये इस तरह की मंगोल्स अंडर चंगेज खान अटैक कर रहे हैं, इसीलिए रिक्वायरमेंट क्या हुई? नोट करिएगा प्लीज, राइट। आउटकम क्या निकल के आया इसका? जब इस तरह का अटैक होगा तो अटैक निकल के आया मोबिलाइजेशन ऑफ स्टैंडिंग आर्मी, मोबिलाइजिंग स्टैंडिंग आर्मी। स्टैंडिंग आर्मी का यहां पर मोबिलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो गया। स्टैंडिंग आर्मी यहां पर जो है वो मूव करने लगी, मोबिलाइज होने लगी, और स्टैंडिंग आर्मी का यहां पर आपको सीन देखने को मिलता है। रीजन हो गया ना कि मंगोल्स अंडर चंगेज खान अटैक करने लग गए थे, तो आर्मी की रिक्वायरमेंट थी और आर्मी को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया। ये हुआ था इस टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक लास्ट चीज और बचती है आज के लेक्चर में, और वो इसके साथ ही हमारा लेक्चर भी खत्म होगा। सल्तनेट अंडर 15th एंड 16th सेंचुरी। अब सल्तनेट अंडर 15th एंड 16th सेंचुरी। आपको पता है कि जब स्लेव डायनेस्टी खत्म हो गई, खिलजीज खत्म हो गए, तुगलक खत्म हो गए, तो उसके बाद कौन आया? लोधीज आए एंड सैयद्स आए। ये लोग रूल करते हैं। एंड बाय दिस टाइम यू विल सी कि एक यहां पर क्या हुआ कि एक नए ग्रुप्स, जैसे कि देखोगे नए न्यू फ्लरिशिंग सिटीज सामने आने लगे थे। बाय दिस टाइम न्यू फ्लरिशिंग सिटीज सामने आने लगे थे, जैसे कि आप देखोगे कि जौनपुर हो गया, है ना, जौनपुर हो गया। इसके अलावा आप और देखोगे बंगाल, मालवा, गुजरात, ये सब फ्लरिशिंग सिटीज आने लगे। बंगाल, मालवा, गुजरात, ये सब सिटीज बड़े ही फ्लरिशिंग एग्जिस्टेंस में आने लगे। इसके अलावा क्या हुआ कि बाय दिस टाइम आप देखोगे न्यू रूलिंग ग्रुप्स या न्यू रूलिंग क्लास सामने आया। कौन कौन सा था? एक आपको दिखेगा अफगानिस्तान, अफगान क्लास, और दूसरा आपको दिखेगा राजपूत क्लास। बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ग था जो इस वक्त आपको देखने को मिल रहा है 15th से 16th सेंचुरी, ठीक है ना। बस हम मोटा मोटा समझ रहे हैं अभी फिलहाल कि भाई अंडर 15th 16th सेंचुरी आपको लोधी डायनेस्टी, सैयद देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सैयद एंड लोधी ऐसे समझ लो आप, लोधी एंड सैयद लिख दिया आप सैयद एंड लोधी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सैयद्स बड़े एक छोटे टाइम के लिए थे एंड लोधीज, ठीक है, ये लोग थे। तो
इनके टाइम पे आते आते आप देखोगे नए सिटीज बड़े फ्लरिश होने लग गए थे, ठीक है। उसके अलावा न्यू रूलिंग ग्रुप्स, अफगान, ये सब चीजें यहाँ सामने आने लगी। तो यहाँ पर जब ये नए रूलर्स आए तो इससे क्या हुआ, यहाँ काफी इंडिपेंडेंट रूलर्स यहाँ पर आ गए, जैसा बताया मैंने, ये सब फ्लरिशिंग सिटीज आ गए। तो यहाँ पर आपके इंडिपेंडेंट रूलर्स आ गए। देखो फिर से देखो, अब डायनेस्टी बदल रही है, सल्तनत खत्म हो रहा है और अब मुगल एम्पायर आ रहा है। कैसे, सैयद एंड लोधीज इतने स्ट्रांग नहीं रह पाए और अब देखो उनके टाइम पे फ्लरिशिंग सिटीज आए, ये सब इंडिपेंडेंट होने लग गए, मतलब इंडिपेंडेंट यहाँ पर रूलर्स आने लग गए। उसके अलावा अब उनके मुकाबले में अफगान और राजपूत क्लास भी यहाँ पर स्ट्रांग फिर से यहाँ पर आने लग गया। तो ये सब रीजंस थे जिसकी वजह से आप देखो अब मतलब भूमिका बनने लगी, ठीक है। तो ये सिनारियो था सल्तनत का जब 15 और 16वीं शताब्दी चल रही थी। लेकिन इसके बाद आप देखोगे जो लास्ट थिंग विच कम्स इज, जिसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे मुगल एम्पायर में, और वो है 1540 से लेकर 1545 तक। आप देखोगे तो इस पीरियड में यहां पर रूल करता है शेर शाह सूरी। ये है यहां पर शेर शाह सूरी का रूल। शेर शाह सूरी बिहार के अंकल का ये काम कर रहा होता है, बिहार में एक अंकल का, ठीक है, मतलब बिहार का होता है, इसके बारे में स्टोरी आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। बट फिलहाल ही समझिए कि इस पीरियड में शेर शाह सूरी आता है और ये क्या करता है, ये सुर डायनेस्टी स्टैब्लिश करता है, सुर डायनेस्टी स्टैब्लिश करता है। अब इसका जो कॉन्फ्लिक्ट है ना वो हुमायूं के साथ बड़ा फेमस है और हुमायूं का यहीं पर बहुत बड़ी मौकरी बनती है, हुमायूं की ही मौकरी बनती है। अब शेर शाह सूरी सासाराम को बिलोंग करता है, बिहार को, और कैसे ये वहां से लेकर डायनेस्टी स्टैब्लिश करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी बताऊंगा मैं आपको, बड़ी कॉमेडी भी है इसमें। लेकिन इसकी लड़ाइयाँ हुमायूं से होती रहती है। हुमायूं देखिए, हुमायूं रूल कर रहा है कब से कब तक, हुमायूं का टेन्योर आपको मिल रहा है बीच में 1530 से शुरू करता है वो 1540 तक मिलेगा एक तरफ ये, और फिर उसके बाद जब दोबारा गद्दी बैठता है वो तो 1555 से लेकर 1556 तक, एक साल ही होता है रूल उसका। तो मतलब मुगल एम्पायर आ गया, मुगल एम्पायर के बाद जब हुमायूं आया तो हुमायूं के पैरेलल शेरशाह सूरी की कहानी चल रही है। शेरशाह सूरी बड़ा ही ऐसा मतलब बड़ा ही जल्दी जल्दी ऊपर उठ रहा होता है, बड़ा ही काड़ा जगह है मानिकपुर के पास, वहां पर होता है। हुमायूं को पता चलता है कि शेरशाह सूरी वहां पर बैठा हुआ है, लेकिन वहां जाता है, वो मानिकपुर किले की घेराबंदी करता है, लेकिन उसको मारता ही नहीं है, गलती कर देता है। फिर उसके बाद उसको पता चल जाता है शेरशाह सूरी को इसकी वीकनेस क्या क्या है। हुमायूं के दो बड़े शौक थे, एक ओपियम और दूसरा डांसर्स, नाचने वाली। बंगाल पहुंच गया शेरशाह सूरी, मतलब इसकी गलतियां, इसकी कमियां जानता है, ये इसकी कमियां जानता है हुमायूं की क्या क्या कमियां हैं। शेरशाह सूरी पहुंच गया बंगाल, बंगाल जब पहुंचा तो बंगाल का राजा शेरशाह सूरी के पैर में गिर गया। तो हुमायूं को लगा यार ये कौन है, शेरशाह सूरी इतनी बड़ी तोप भी क्या है कि बंगाल का राजा उसके पैरों में गिर रहा है जाके। तो शेरशाह सूरी, ये हुमायूं फिर बंगाल की तरफ बढ़ा, इसको देख के आता हूं, मार के आऊंगा, जाके जा रहा हूं। तो अब बंगाल पहुंचा तो इसको पता था शेरशाह सूरी को कि इसकी कमियां क्या क्या है। शेरशाह सूरी ने बंगाल में ही वहां पर इंतजाम किया ओपियम का और डांसर्स का, और वहां से शेरशाह सूरी निकल गया। हुमायूं पहुंचा बंगाल, देखा ओपियम, हर तरफ गांजा ही गांजा, नाचने वाली, बड़ा मजा आ गया उसको। और हुमायूं भूल ही गया कि उसको मारने आया था और वहां पर वो रह गया बहुत सारे महीने। बहुत सारी गलतियां करी थी हुमायूं ने, मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन इसके बाद जब ये लोधीज और सैयद भी खत्म हो रहे होते हैं तो आप देखोगे 16वीं सेंचुरी के आसपास, आप देखो अब ये शेरशाह सूरी का ये टाइम आ रहा है। उसी में पहले हुमायूं रूल कर रहा था, लेकिन 1530 से 1540 रूल करता है। फिर सुर डायनेस्टी आ जाती है जो 1540 से लेकर 1555 तक रहती है, लेकिन शेरशाह सूरी का टाइम यही 5 साल का है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा ये सब चीजें। एंड देन इसके बाद फाइनली आप देखोगे मुगल डायनेस्टी की यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट जो है वो होने लगती है, और अकबर का यहाँ पर सीन जो है आ जाएगा इन द ईयर 1556, ठीक है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जो हैं सुर डायनेस्टी की, जो शेरशाह सूरी ने ली, वो अलाउद्दीन खिलजी के एडमिनिस्ट्रेशन से लेता है। अलाउद्दीन खिलजी का एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा ही तगड़ा था। अलाउद्दीन खिलजी के एडमिनिस्ट्रेशन से वो क्या करता है, वो बोरो करता है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, बोरो कर रहा है, ठीक है, और उसको स्ट्रेंथन किया। और फिर उसके बाद जो भी चीजें यहां पर शेरशाह सूरी ने करी उसको एक तरीके से आप देखोगे बाद में आके तो अकबर ने उसको अपना मॉडल बनाया। अकबर ने उसको अपना मॉडल बनाया फ्रॉम 1556 टू 1605।
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि भाई शेर शाह सूरी का जो भी यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन था वो अलाउद्दीन खिलजी से उसने बोरो किया हुआ था, उसको और स्ट्रेंथन किया और इतना अच्छा हो गया था असुर डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन कि बाद में अकबर ने भी उसको फॉलो किया और उसको आगे और स्ट्रेंथन किया। तो ये सब कहानी है जो इस तरह की यहाँ पर चली। दिल्ली सल्तनत इस तरह से चल रहा था 15 और 16 शताब्दी के बीच में, ठीक है, 15 और 16 सेंचुरी में। और ये पूरी कहानी जो है वो आपकी पूरी हो जाती है जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 12th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी के बीच की। क्लियर है? ठीक है, यही चैप्टर है। अब अगला चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो हमको कहानी यहां से पढ़नी है क्लास 6 के अंदर, पीरियड ऑफ पीस एंड कॉन्सोलेशन 1526 टू 1761। अपनी स्ट्रीक बता दीजिएगा कि आप कौन सी स्ट्रीक पे हैं, आपका कौन सा क्लास चल रहा है, आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, सब समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताइएगा। क्लास 7th की एनसीईआरटी जब मैं पढ़ाऊं तो मेरे साथ रीड करिएगा, आपको हर चीज फॉलो हो जाए। लेटेस्ट एनसीईआरटी जो वेबसाइट पे दी गई है उसे फॉलो करिएगा, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर द चैप्टर। ये चैप्टर आज खत्म हो गया। अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले सेशन में, यानी कि कल मुगल एम्पायर के साथ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करिए, खूब मेहनत करिए। जय हिंद, जय भारत।